डे केम 2002 सितंबर 24 मैं अपनी वाइफ के साथ चाय पी रहा था, एकदम मेरे रेडियो सेट बजने लगा। मेरा एक दूसरा रेडियो सेट भी था, फिर वो रेडियो सेट भी मेरा बनने लग गया, मोबाइल भी बनने लग गया। मैं बोला यार समथिंग हैपेंड, कुछ तो हुआ है। कुछ तो हुआ है। साल 2002 में गुजरात में गांधीनगर के इसी अक्षरधाम मंदिर पर मैंने हमला किया था। जिप्सी आई, मैं बैठा और निकल गया। फिर जिप्सी हवाई जहाज में चढ़ गई, सीधा अहमदाबाद पहुंचे। अंदर देखा तो बड़ा 26 एकड़ में तो फैला हुआ है मंदिर। स्टेट ऑफ चेंज अक्षरधाम पे, मतलब वो क्या सच में आपके ऊपर बनी है? अक्षय खन्ना ने ये पेड़ माय रोड, मैंने फायरवेयर सब बंद करा दिया और दाब करके नीचे गिरा। उसके आंखें ऊपर हो गई, मैंने उसको सीपीआर दिया, उसके मुंह पे खून गिरा। बट देन आई रियलाइज उस फायर पाइप मेरे को भी काट के गई थी और यहाँ से खून निकला। उस वक्त मेरे दिमाग में आ रहा, वाइफ प्रेग्नेंट है, 1-1.5 साल की बेटी है। एंड देन मैंने दुर्गा को बोला, जो पहले फायर करेगा ना बेटा वो जिएगा, दूसरा मौका नहीं मिलेगा। फिर ना साइपर ने बोला साहब वो आ गया बोला। मैंने बोला जब भाई चल भाई, उतरा ठान करके यहाँ और ढाप करके वही गिराओ। जय माता दी। आज के जो हमारे गेस्ट हैं वह कर्नल तुषार जोशी। आप सबने अक्षरधाम अटैक के बारे में सुना होगा एंड आई थिंक बहुत सारे लोगों ने तो स्टेट ऑफ सेज आपने देखी होगी, जिसमें अक्षय खन्ना ने अक्षरधाम अटैक पे जो भी हुआ था एनएसजी कमांडो का रोल प्ले किया था। कौन थे वो रियल में? वो है आज हमारे गेस्ट जो आज हमारे सामने हैं। आपको उनके मुंह से सुनने को मिलेगा कि रियल में क्या हुआ था, कैसे एनएसजी ने सिचुएशन को संभाला था। तो स्टार्ट करते हैं आज का पॉडकास्ट। स्टे ट्यून। जय माता दी। वेलकम टू आवर पॉडकास्ट कर्नल जोशी। कैसे हैं आप? बस फाइन, एकदम मस्त, एकदम अच्छा लग रहा है। रिटायरमेंट लाइफ कैसी चल रही है आपकी? रिटायरमेंट लाइफ यस, अभी भी आर्मी को मिस करता हूँ और अपना नॉर्मल रूटीन। अभी वाइस प्रेसिडेंट हूँ कंपनी में, मुंबई की एक नामी कंपनी में, और अपने आप को बिजी तो रखता हूँ एंड पर आर्मी बहुत याद आती है। आर्मी की आदत बहुत याद आती है जी। बहुत, मतलब मुझे क्या, मेरी वाइफ को, बच्चों को, खास करके बच्चों को बहुत याद आती है। तो चल रहा है, बट इट इज़ गुड। बट सिविल, अभी फौज ने जो सिखाया है वो हम सिविल में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ऐसा लगता नहीं है कि ऐसा कोई इतना डिफरेंस नहीं है। अगर आप देखो ना अच्छी तरह से, तो आर्मी लाइफ में जो हम चीज़ें करते हैं वो सारी चीज़ें सिविल में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। पर तरीका थोड़ा अलग है, बट हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और आर्मी के सब चीज़ें टाइम टेस्टेड है, सालों सालों से आ रहे हैं। और वही चीज़ें हम जब सिविल में जब हम उसको यूज़ करते हैं तो वो एक्चुअली काम करता है, कामयाब होता है। तो ऐसा इतना कुछ मेरे लिए इतना फ़र्क नहीं लगा है। यस, बाकी लोगों के काम करने की पद्धति उसमें थोड़ा सा फ़र्क होता है, थोड़ा गुस्सा भी आता है, थोड़ा डिसिप्लिन का मामला आ जाता है लोगों में। हम लोग हमेशा डिसिप्लिन लाइफ जिए हैं, तो हम कभी थोड़ा सा होता है, पर ठीक है, वो मेरे साथ कम से कम फिर उनको फिट कर रखना ही पड़ता है उनको। अच्छे लोग हैं बहुत। मैं थोड़ा सा पीछे जाऊंगी। आपने आर्मी ज्वाइन करने का कैसे सोचा? मतलब आपने किस एज में ज्वाइन की, कब सोचा एंड क्या आपका बैकग्राउंड था? आई कम फ्रॉम वेरी मिडिल क्लास फैमिली और माई डैड वॉज इन सर्वे ऑफ इंडिया। He was a gazetted officer and we grew up। जब हम 8th standard 9th standard में आए तब थोड़ा बहुत हमको फौज के बारे में हमको पता था। and that was way back। I cleared my 12th in 86, so it must be 81-82 की बात होगी। तब हम लोगों ने हमारे पास कैसे, हम जब भी कहीं जाते थे तो फौजी दिखते थे हमारे कई, मतलब उस इलाके में हमेशा सैल्यूट करते थे एंड जय हिंद चिल्लाते थे। दैट उनको देख के भी होता था। दूसरा, हमारी एक टीचर थी, हिस्ट्री टीचर, वो स्क्वाड्रन लीडर राकेश, नाउ नॉट स्क्वाड्रन लीडर, नाउ ग्रुप कैप्टन राकेश शर्मा, जो फर्स्ट इंडियन इन स्पेस वो थे, उनकी मदर हमारी हिस्ट्री टीचर थी। तो हमने व्हेन
Group Captain Rakesh Sharma, when he was in space, we had gone to take interview from his mother. और उनसे बात करते वक्त that we could feel those vibes, जो ना we could feel that. तो थोड़ा सा फिर हमारा इंटरेस्ट और जागने लगा और हम लोग 3 दोस्त थे, वेरी क्लोज. नाउ और हम तीनों दोस्तों ने ये सोचा हम तीनों एक एक सर्विस में जाएंगे, एक एक सर्विसेज में जाएंगे, आर्मी, एयरफोर्स एंड नेवी. अच्छा, जो नेवी वाला था वो पहले एयरफोर्स वाला वो एनडीए करके निकल गया. अभी मैं और जो अंकुर था उसका नाम आर्मी, हम दोनों मिलके हम तो एनडीए निकल नहीं पाए. पढ़ाई में ओके थे, इतने भी डर नहीं थे, लेकिन वो बहुत शार्प था, वो निकल गया एनडीए और कर पूरा के हो गया. फिर उसके बाद मेरा दूसरा दोस्त अंकुर था, वो उसको नेवी में जाना था, बट बिकॉज ऑफ आई साइट उसका प्रॉब्लम हुआ, देन ही वेंट टू आर्मी, वो भी निकल गया. बचा मैं. अभी वो 2 दोस्त तो निकल गए. मेरा पहला अटेम्प्ट आई फ्लंक्ड, CDS लिखा, SSB के लिए गया, आई फ्लंक्ड दैट, वापस आया. फिर CDS लिखा, फिर SSB गया, फिर फेल हुआ. तीसरी बार फिर गया, बोला फिर SSB गया. फिर SSB के प्रेसिडेंट ने वो इंटरव्यू ने पूछा, आयो ने, कि हाउ मेनी चांसेस डिड यू अवेल. बोला सर अब तक 2 किए हैं. व्हाट इफ यू अभी क्या हो गया, इसके बाद भी मेरे कई चांसेस थे. तो बोला कि व्हाट इफ यू आर डोंट क्लियर दिस टाइम, आई हैव गॉट 2 more chances, I will avail those, there's no problem. But why are you so desperate in joining army? तब तक 2 बार करने के बाद मैं तो खिलाड़ी हो गया था. मैंने बोला है देखिए ऐसा है कि I will not say that I've got क्या कहते हैं देश प्रेम, ये वो, देश से प्रेम है या नेशन बिल्डिंग, ऐसा भी कुछ वो नहीं है कि आर्मी इज नॉट द ओनली वन हु इज डूइंग नेशन बिल्डिंग. सिंपल स्ट्रेट. मैंने क्या किया, मैंने सिविल सर्विसेज की भी तैयारी की है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की भी तैयारी की, उसमें भी मैं उसमें क्लियर हो गया हूँ रिटर्न टेस्ट में. और इसमें इंटरव्यू में नहीं हो सका क्योंकि वो कास्ट का वो सब चीज़ हम उसमें नहीं आए. फिर BSRB बैंक रिक्रूटमेंट प्रोबेशनरी ऑफिसर्स का दिया, वो भी नहीं हुआ. उसमें रिटर्न पास हो जाता था, मैं इंटरव्यू में अटक जाता था बिकॉज ऑफ रिजर्वेशंस. फिर उसके बाद CPO सेंट्रल पुलिस और BSF CRPF नहीं होता उसके लिए क्या वो भी रिटर्न पास हो गया. तो दिस इज अनदर ऑप्शन. ऐसा कुछ भी नहीं, दिस इज अ 4th ऑप्शन. द 4th मतलब नॉट इन दैट ऑर्डर, बट आई एम सेइंग दिस इज अनदर ऑप्शन फॉर मी टू जॉइन. बट आई हैव टू अर्न, करियर बनाना है मैंने, तो दिस इज अनदर ऑप्शन. तो ऐसा कुछ नहीं कि है ना बस लव फॉर यूनिफॉर्म ये वो. वेल यूनिफॉर्म अच्छा लगता है, यूनिफॉर्म पुलिस में भी है, यूनिफॉर्म अच्छा लगता है. बट I would say कि ना I want to make a career in a good organization where I can make a difference. ऐसे इसमें फिर तब ओके करके फिर उन्होंने बोला हाँ साहब अब I don't know but I was selected in that SSB and that is how I went army and retired. Now. क्या आप भी अपनी पास्ट लाइफ जानना चाहते हैं? क्या आप भी जानना चाहते हैं कि क्या कर्म करके आए थे जिसकी वजह से ऐसी जिंदगी मिली है, अच्छी या बुरी? क्या आप भी अपने फ्यूचर को जानना चाहते हैं? आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रही है, बहुत टाइम से किसी कंपेटिटिव एग्जाम की मेहनत कर रहे हैं बट उसमें सक्सेस नहीं मिल रही है, उसमें आपको जो अचीव करना चाहते हैं वो नहीं मिल रहे हैं. कोई बिजनेस आपने खोला था लेकिन वो बिजनेस वैसे का वैसा ठप हो गया है, शादी नहीं चल रही है, सोलमेट कौन है, कभी आया भी था लाइफ में या आना है? इन सारे सवालों के जवाब आपको आकाशिक रीडिंग में मिलेंगे. यस, मैं बात कर रही हूँ आकाशिक रीडिंग की. आकाशिक रीडिंग में बेसिकली होता क्या है? आकाशिक रीडिंग में आपकी सोल की जर्नी का पता चलता है, आपकी आत्मा क्या कर्म करके आई थी जिसके बेसिस पे आपका फ्यूचर पता चलता है कि आपको क्या करना चाहिए, कौन सा बिजनेस आपके लिए सबसे बेस्ट है, कौन से बिजनेस में आपको तरक्की मिलेगी, आपका सोलमेट कौन है, कैसे पहचाने उसे, वो कैसा दिखता होगा. तो जब भी वो आपकी लाइफ में आए उसे जाने नहीं देना है, उसी से शादी करिए. किसी गलत इंसान से शादी करके जिंदगी भर मत पछताइएगा. अगर आप अपने किसी लव्ड वन
से जो इस दुनिया में नहीं है, आप जानना चाहते हैं कि उनकी डेथ क्यों हुई, क्या उनकी कोई इच्छा थी, वो मुक्त हैं भी या नहीं भी, इन सारे सवालों का जवाब आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे पास मिल सकता है। बहुत वास्ट एक्सपीरियंस के साथ मैं बात कर रही हूँ डॉक्टर ममता, जिसने आकाशिक रीडिंग को एक नई पहचान दी है, हर एक इंसान तक पहुंचाया है। तो अगर आपको भी अपना अपॉइंटमेंट चाहिए, आपको भी बुकिंग करनी है, तो आपको नीचे वेबसाइट दिख रही होगी, नंबर्स दिख रहे होंगे, आप कॉल कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं। इसमें बच्चों की भी रीडिंग हो सकती है, बच्चों की भी रीडिंग की जाती है। अगर आपका बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, ऑटिज्म से सर्वाइव कर रहा है या क्यों है ऐसा वो बच्चा, क्या किस्मत की आपने क्या ऐसे दान पुण्य किए थे जिसकी वजह से आप इतने सौभाग्यवती हैं, जो भी आपके सवाल हैं वो उन सब सवालों के जवाब आपको आकाशिक रीडिंग में मिलेंगे। जय माता दी। सो जब आपने आर्मी में जब आपने ज्वाइन कर लिया तो कैसा था? बिकॉज बाहर से सबको होता है कि एसएसबी क्लियर कर लो और अब तो लाइफ, बट ऑब्वियसली मैंने सुना है, मेरे हस्बैंड से भी सुना है, मैंने बाकी लोगों से भी सुना है कि जैसे आप एंटर कर जाते हो आपको पता तब चलता है कि आपने क्या सिलेक्ट किया है, कहाँ आए हो आप। एंड बहुत सारे लोग निकलते भी हैं IMA में आने के बाद। यस, IMA या जो भी एंट्री है। यस, देखिए ऐसा है, मैंने काफ़ी जद्दोजहद, काफ़ी मेहनत के बाद आई गॉट सेलेक्टेड। तो कोई शक ही नहीं था मैंने वापस जाने का। विल पावर सॉलिड थी इस मामले में, इस मामले में नहीं, वैसे विल पावर सॉलिड थी मेरी। मतलब कुछ करना है तो करना है, नहीं करना है तो नहीं करना है, वो भी विल पावर सॉलिड थी। ये इसमें आगे तो गए। फिर धीरे धीरे अभी एकेडमी की भी एक कहानी बताता हूँ, बड़ी मज़ेदार है। क्या हुआ, कॉलेज से निकले थे नए नए ताजे ताजे, जो था ही मतलब ऐसा है। और कॉलेज के कैसे होते हैं ना, थोड़ा से फुल फ्री केयर फ्री टाइप ऐसे। हम एकेडमी में चले गए। आए पहले दिन 5-6 दिन हुए थे, आके 3-4 दिन 5 दिन हुए थे। तो IMA में क्या हो जाता है, अपॉइंटमेंट्स जो थर्ड टर्मर्स होते हैं वो पहले आ जाते हैं आके, एंड देन दे बाकी से राउंड का तो वो पहले आ जाता है। तो हम लोग, हमारे जो टाइम था, डेट थी, हम उस पर रिपोर्ट कर दिया हमने वहाँ पर। अभी मेरे को अपॉइंटमेंट्स भी पता नहीं, मुझे अपॉइंटमेंट्स भी पता नहीं, कौन CSM है, कौन क्या है, कुछ भी पता नहीं। अपॉइंटमेंट्स कौन लांस क्या है, लांस कॉर्पोरल है, कौन कॉर्पोरल है, कुछ भी पता नहीं। सार्जेंट कौन, कुछ भी पता नहीं था। वो बंदा CSM था। उसने वहाँ पर क्या था, जैसे फर्स्ट अवर को ना, यू आर सपोज टू वेयर गाउन। केबिन से बाहर निकलते हैं ना, यू कैन नॉट कम इन शॉर्ट्स और T-शर्ट। वो सिर्फ थर्ड टर्मर का प्रिविलेज होता था। फर्स्ट यहाँ किसको पड़ी है, वो गाउन बिल्कुल लिया नहीं। बाकी मेरे कोर्समेट्स थे, फर्स्ट टर्मर जो आए थे, उन्होंने गाउन भी ले लिया, मैंने कुछ लिया नहीं। मैं अपना निकला बाहर निकला और फिर कम गया उसके पास। वो भी चाल से ना, क्या है वो कौन, तो वहाँ पे फर्स्ट टर्मर तो दौड़ते हुए जाना है, किसको पता था वो सब। वहाँ पे गया, उसने बोला या इक्की बोलते थे, इक्की ये सब, वेयर इज योर गाउन। बोला आई डिडंट बाय सर, व्हाई, आई डोंट वांट वन सर। उसको बोला ये बड़ा डाउटफुल है। उसने कुछ हमारे काफ़ी अल्टरकेशन हुआ। फिर उसने सेकंड टर्मर को बुलाया, जो हमारे ऊपर ओवर स्टडी होता है, जो उसको बुलाया। व्हाट इज सेइंग, बोला व्हाई डिडंट यू बाय। मतलब आई डिडंट वांट सर, आई एम ओके लाइक दिस। और मुझे क्या पता ये सब सिस्टम होता है, मतलब सिस्टम होता है। बोला नो, आई एम नॉट गोइंग टू बाय करके मैंने वो लिया। उसने ना ऐसे थोड़ा हीटअप हुआ, उसने मेरी गर्दन पकड़ी है ना, जस्ट थोड़ा सा बुलिश कहा, तो उसने इसका पकड़ना और मेरा हाथ उसके गाल से कांटेक्ट होना एक ही टाइम, खाड़ करके दिया। मैंने उसको झंझना के गिरा। वो एक्सीडेंट ये था, वो खींच के मारा वाला, और मैं कॉलेज का निकला हुआ, मैंने झंझनाते छापड़ मारा। और अच्छा मेरे को क्या हुआ, उसने मेरे गिरेबान पे हाथ डाला, मैंने उसके खींच के दिया। और वो CSM था, और मुझे पता नहीं, थर्ड टर्मर CSM, मतलब ही इज सपोज्ड टू बी अ ड्रेडेड गाय। फिर उसके बाद वो थोड़ा झटका खाया। बच्चे तो थे, बस इंडिया से जो बच्चे ही होते, हम कॉलेज के निकले हुए वैसे ही। तो क्या बाद में अगले 1 हफ्ता मेरा पूरा कोर्स वॉज रोलिंग। अब किसको बाद में पता लगा ये था जिसके कारण हम सब फर्स्ट टर्मर दुखी फर्स्ट टर्मर रोलिंग कर रहे थे। दुखी को भी पनिशमेंट मिल रही थी, क्योंकि वो आगे बार एक्चुअली जब ट्रेनिंग स्टार्ट होने तक तो हमारा भूत बना रखा था। पर बाद में धीरे धीरे व्हेन आई रियलाइज आई एम ए गुड रनर। फर्स्ट टर्म में जब हमारी PT होती तो आई यूज्ड टू रन, ये वो
कॉलेज में कौन दौड़ता था, ऐसा कोई वो था नहीं। पर वैन जब क्रॉस कंट्री की ऐसे प्रैक्टिस वगैरह होती थी, आई रियलाइज आई वॉज अ नेचुरल रनर। तो मैं करते करते आई केम इन फर्स्ट एनक्लोजर, ऐसे कॉम। देन वो अच्छा रनर था, CSM जो था। तो फिर वो अच्छा दोस्त क्या मतलब था, सीनियर ही। तो वो फिर देन उसके बाद फिर ही स्टार्टेड गिविंग लिफ्ट टू मी, थोड़ा सा ना सपोर्ट करने लगा। बट देन वो फिर बाद में पास आउट हो गया। वो ऐसे ऐसी कई चीज़ें एकेडमी। आप IMA से हैं? मैं अभी IMA विजिट किया था मैंने अभी कुछ टाइम पहले ही। अब नीचे गड्ढे में गए हो? हाँ, मैं पूरा घूम के आई। नीचे टॉन्स वैली, जो पूरा वो होता है पीछे जो फायरिंग वगैरह जो भी। फायरिंग रेंज के वहाँ पे टॉन्स वैली है। ओके, वो नदी देखी होगी? नहीं मुझे ध्यान नहीं है क्योंकि मैं यहाँ पे फायरिंग रेंज पे गए होगा नीचे। टाइम ओवर होने वाला अच्छा, था, उन्होंने कहा मैं फटाफट आप वो करिए। मैंने कहा ओके। तो मेरी कंपनी वहाँ नीचे है, अभी तो बंद हो गया है नीचे। ओके, जो आप कह रहे हो कि नीचे नीचे से जाना है, नीचे जाते हैं। वहाँ पे इसलिए अलाउ नहीं करते हैं। उन्होंने कहा कि लेडीज अलाउ नहीं है बिकॉज वहाँ पे सारे कैडेट्स रहते हैं। यस, हाँ, क्योंकि मुझे याद आ गया वहाँ पे एक खड़े थे तो उन्होंने कहा कि मैम लेडीज अलाउ नहीं है बिकॉज सारे कैडेट्स हैं एंड वो उनका रोलिंग चल रहा होगा या कुछ भी होगा। तो हाँ, तो हस्बैंड सिर्फ गए थे। यस, तो ये था IMA के ऐसी कई वो छोटे मोटे चलते रहे। फिर मैं पास आउट हुआ, कुमाऊं रेजिमेंट मिल गई थी। तो कुमाऊं रेजिमेंट में जब गए, आप कहाँ से हैं वैसे? मैं महाराष्ट्र का हूँ। ओके, तो जब आप कुमाऊं में गए तो लैंग्वेज, क्योंकि जो भी मैंने सुना है कि जैसे जाट रेजिमेंट है तो वहाँ पे सब मतलब मोस्टली हरियाणवी पंजाबी वो सब क्या हो होते हैं। जाता है, ऑफिसर्स हैव, हाँ, वो अलग उससे होते हैं। ऑफिसर्स दे टेक सेम कल्चर जो उनके ट्रूप्स का है। तो आपने सीखी कुमाऊं? कुमाऊनी थोड़ी बहुत आती है, बट देन इतनी फ्लुएंटली क्योंकि वहाँ हिंदी चल जाती है। अनलाइक गोरखा रेजिमेंट में उनको कंपलसरी था गोरखा लैंग्वेज। कुमाऊं में गया था क्योंकि हमारे यहाँ ना मेरे यूनिट में 50% था। 50% राजस्थान, हरियाणा, अहिर, 50% कुमाऊनी उत्तराखंड के। तो इसलिए वो हिंदी चल जाती थी, इसलिए हमारा इतना वो था नहीं। तो फिर भी समझ में तो आ ही जाती है। तो एज अ लेफ्टिनेंट जब आप फर्स्ट टाइम गए तो वो कैसे एक्सपीरियंस था? ओह, वो एक्सपीरियंस मतलब बिकॉज जहाँ तक मैं जानती हूँ जो यूनिट पे होते हैं वो एक एज अ ऑफिसर आपको जब देखेंगे जब आप कुछ प्रूव करोगे, एंड आपके हिसाब से होता है कि मैं ऑफिसर बन के आऊँ तो वो ट्रीट क्यों? now when we go as a lieutenant, we are called Mister. We are not lieutenant. We are Mister. Till you prove yourself. और उनका जो होता है। तो मेरी यूनिट तब थी सिक्किम में, गैंगटॉक में थी। और मैं सिलीगुड़ी में उतरा, और उतर के फिर मैं वो SNT बस होती है वहाँ पर, तो उस बस में बैठ के गैंगटॉक गया। वहाँ पर उतरा तो वहाँ पर ना मेरे को लेने के लिए आए कोई, तो उनके साथ बैठा और गया। ऊपर पहुंचा और मेरे को कमरे में मेरा सामान रखा हुआ है। अब मेरे को तो पता नहीं था सामान लगाया। बोला सर आपका आई कार्ड चेक करने के लिए, क्योंकि आई कार्ड दिया। ठीक, आई कार्ड दिया मैंने। और उसके बाद फिर मैं थोड़ा वॉश लिया। फिर वहाँ से मैसेज आया, वही जो आपका आई कार्ड लेके गया था ना, वो उसने बोला कि बड़ी था, वो बोला कि सर आपको मेस में बुला रहे हैं। ओके, दोपहर का टाइम हो गया था, ऑफिसर्स मेस में। तो बोला ठीक है। तो मैं बोला, फिर मैंने पूछा उससे क्या पहनना होता है, तो मैंने पहना बोला। और क्या पहनना होता है ये तो पता था क्योंकि एकेडमी से आए थे। तो अपना प्रॉपर फॉर्मल्स पहने, और गैंगटॉक में ठंड, ऊपर से अपना जैकेट पहन के पहनता। ऑफिसर मेस में गया, वहाँ पर ऑफिसर्स बैठे हुए 2-3, और वहाँ पे ठंड होती थी। तो दोपहर में ही लंच के लिए आए थे, तो बियर कोई दारू चल रही थी। तो या हुआ यू, तो बोला ऐसे नहीं हुआ यू, बोला सर लेफ्टिनेंट तुषार जोशी। व्हाट ब्लडी लेफ्टिनेंट, बोल शुरू हो गया, व्हाट ब्लडी लेफ्टिनेंट, कॉल योरसेल्फ मिस्टर। सर मिस्टर तुषार जोशी। बोला ओके, इफ यू कैन ओके, वेयर इज योर आई कार्ड? बोला सर somebody took my, नाम भी पता पूछा नहीं था मैंने। somebody took my आई कार्ड and okay now get it। बोला फिर मैं उसको ढूंढ, वो गायब, वो बंदा गायब, ढूंढ के परेशान। नो प्लीज गेट इट, वी विल नॉट लेट यू इन। गैंगटॉक की ठंड में मैं ढूंढ रहा था। फिर मैं किसी की मदद लिया, वो कंपनियां ऊपर थी, ऐसा पहाड़ था तो कंपनियां थे, फर्स्ट लेवल सेकंड लेवल, ऐसा
अल्फा ब्रावो चार्ली ऐसे कंपनीज थे। तो मैं हर एक कंपनी में पूछूं देखूं ये वो कुछ पता नहीं। फिर मेरे को फिर रात में फिर मेरे को मैसेज आया कि साहब आपको मेस में बुला रहे हैं। रात हो गई थी, 8 बज गए थे, मैं ढूंढ के परेशान। अब आई कार्ड घूमे नीचे आया, पहला दिन आया नीचे, या वेयर इज आई कार्ड, डिड यू फाइंड आई कार्ड? बोला नो सर। बाद में पता लगा वो जो बड़ी जो आया था वो एक ऑफिसर था, बड़ी का काम करके, मतलब भाई ये रोल में आया, वो मेरा आई कार्ड लेके गायब हो गया था वो, और ऑफिसर वही था बेस में। अरे ऐसे नहीं पहचान सकते ना एकदम फर्स्ट डे। एक बार थोड़े बोला कि अभी 2 मिनट है ना, 2 मिनट के लिए कहा ऐसे पहचान, तो मैंने उसको आई कार्ड दे दिया। जनरली यंगस्टर गायब ऐसे गड़बड़ करते हैं, हमारे टाइम पे करते थे, अभी तो स्मार्ट हो गए। अभी भी होता है क्या? अभी भी होता है। आई स्टिल रिमेम्बर मेरी शादी जब हुई थी, आपका भी हुआ होगा जब शादी कर सेम का वो कुछ ना कुछ होता उसके ऊपर भी आएंगे। है। मैं तो जब शादी करके गई तो हमें गेट के अंदर घुसने ही नहीं दिया, गेट के बाहर रखा। एंड ही वाज इन जम्मू, तो वहाँ पे बहुत ठंड होती है, दिसंबर एंड का टाइम था, मतलब ये था कि कल न्यू ईयर है। हमें गेट के बाहर रखा, घुसने ही नहीं दिया। और इतनी ठंड, हम गाड़ी में थे, खड़े रहे, हमें 3 घंटे गेट के बाहर रखा कि साहब CEO साहब ने अभी अलाउ नहीं किया है। और ही वाज एडजुटेंट। अच्छा, हाँ, तो मतलब मैंने कहा एडजुटेंट हो गई, मतलब अलाउ कैसे है, वो तो आप आर्मी वाले ही ना, क्यों नहीं अलाउ? तो उन्होंने कहा ऐसे ही होता है। अंदर जाने के बाद जैसे आप बता रहे हो ना कि मेस में सब बैठे हुए थे, एंड आई वाज, मतलब मैं सेंटर में ऐसे खड़ी हुई, एंड मुझसे कुछ भी क्वेश्चंस किए जा रहे हैं, कुछ भी, और कि मेरे हस्बैंड का नाम लेके कि इनका तो ऐसे, मतलब ये सब होता है। इसका अफेयर होता था इस टाइम में। और उसके बाद भी मतलब मेरा पूरी रात ऐसे ही ठंड में, मतलब मैंने 2 जैकेट पहना हुआ है। आर्मी लाइफ आई थिंक ये याद रहता है लाइफ टाइम। अभी क्योंकि क्लियर ऐसा लगता है जैसे अभी वापिस हो रहा है। हाँ ऐसे जब मैं बता रहा हूँ तो ऐसा लगा वापिस हो रहा है। फिर ऐसा हुआ, फिर करते करते फिर बाद में पता लगा ऐसा, फिर 14 दिन हमको लाइन्स में रहना पड़ता है जवानों के साथ, खास करके इन्फेंट्री में ना। 14 डेज या 14 डेज में वहाँ रहा। देन आई वॉज डाइंड इन होने के बाद फिर मेरे को कमरा विमरा एक्चुअल दिया गया, क्योंकि फिर हम जैसे 2 वीक्स की ट्रेनिंग, उसमें हम लोग एक दिन सेक्शन कमांडर का काम करते हैं, एक दिन प्लेटून कमांडर का काम करते हैं, फिर प्लेटून फिर जैसा CHM का काम करते हैं, फिर सीनियर JCO का काम करते हैं। ऐसे करके वी ग्रेजुएट आवरसेल्व्स, मतलब हमको हर एक लेवल पे उनका काम हमको जानना चाहिए। सो दैट इज़ हाउ द कल्चर हमारे यूनिट में था। जनरली सब इन्फेंट्री बटालियंस में होता है ऐसा। फिर देन आई वॉज ब्रॉट इन, एंड देन फिर उसमें भी फिर उसके बाद वो ख़त्म थोड़ी होता है, वो तो चलता ही रहता है। भले ही आया है तो उसके बाद तो चक्का लगा ही रहता है। फिर जब तक तुम बायो कोर्स के लिए नहीं जाते हो, वायस के लिए, वायस मेरा मऊ में था इन्फेंट्री, तो वहाँ गया, फिर वायस करके आया। तो ये मतलब आपको हो गए थे आपको आए हुए, तो फर्स्ट ऑपरेशन आपका कब हुआ, मतलब कि आपको लगा कि हाँ जिसके लिए आए हैं अब वो सामने आया है वो काम? ये तो मेरे को आया ये ना ये 97-98 में हो गया था। मैं 93 में कमीशन हुआ, 97 4-5 साल लगे उसमें। तो पहले 1-1.5 साल तो कोर्सेस वगैरह में इसमें जाते हैं। फिर उसके बाद हम पालमपुर आए थे। तो पालमपुर हिमाचल प्रदेश में, तो पालमपुर आए थे, तो होल्टा कैंप है वहाँ पे आए थे। फिर वहाँ मेरी शादी हुई, देन वी केम हियर। अब उसकी भी मुझे जैसे आप बता रहे थे वही कहानी। और हम शादी के दिन आए, अपन मतलब वाइफ वाज टू बी इनवाइटेड और वेलकम टू दिस थिंग। अच्छा, हमारे यूनिट का एक मेरे से सीनियर, वो शादी नहीं हुई थी, बट ही हैड कम फॉर एक नाउ ब्रिगेडियर थापा, तो ही हैड कम फॉर माई मैरिज। वो सब था तो वेल नोन, मतलब वाइफ ऑल्सो न्यू ब्रिगेडियर थापा। दैट टाइम ही वॉज लेफ्टिनेंट ओनली, मेरे से सीनियर लेफ्टिनेंट था वो, बट मैं तो हम पार्टी के लिए गए। अब वाइफ वहाँ से आए थे, क्या बोलते हैं, शादी इस करके आए थे, तो सोना वीना सब सूटकेस में, कैश था, साड़ियाँ थी अच्छी, वो सब वहाँ था। तो बोला चलो चलते हैं करके पार्टी के लिए। हम गए, तैयार होके निकले, तो बोला ताला कहाँ है, चाबी? बोला नहीं यहाँ ताला नहीं लगाते, हम लगाते हैं, मेस में जरूरत नहीं है। चले गए मेस में, पार्टी उटी हुआ, वापस आए, अंदर देखा तो सूटकेस खुली।
एज लक कुड हैव इट, उस दिन हमारा एक वेटर वो एब्सकॉन्ड हुआ, अफसर मेस का जो वेटर था उस दिन एब्सकॉन्ड हुआ, भाग गया, पकौड़ा हो गया था। अब वो घर में यहाँ पे कमरे में आए, सूटकेस ऐसे खुली हुई, फुल जैसे वो करके, सोना की जो उसके गोल्ड वेल्ट वो सब निकले सके तो सब गायब, कैश जो थी तब इतनी 96 में कितनी कैश होगी जो भी थी वो गायब, सब गायब। अभी अपर्णा को समझ में ना आए क्या करो, बस गंगा जमुना चालू दो। अच्छा फिर वापस झगड़ा मैंने बोला था ताला लगा, और यार ताला लगाने की जरूरत नहीं, मतलब क्या ऐसा। फिर हम थोड़ा सी क्या आवाज सुन के फिर देखे, हाँ क्या हुआ तुषार, अपर्णा क्या हुआ, बोला ये यहाँ को यहाँ था, सब चला गया। फिर एक ने ना वो सूरज छोड़ा, वो अपना वेटर भाग गया है कि उसको तो नहीं गया। फिर इतना बोला, मेरे को पहले प्रैंक लगा, पर जब वो भी हुआ ना बोला यार सच्ची में तो नहीं हुआ। फिर देन मैं बोला यार सर मेरे को बाइक दो, मेरे पास बाइक भी नहीं थी, मैं बाइक लेके सीधा पुलिस स्टेशन बाहर गेट पे ना, क्योंकि छोटी सी जगह थी, इतना कोई बड़ी वो नहीं थी ना, तब पालमपुर वॉज अ स्मॉल प्लेस, और स्टेशन बिरांडा करके जगह थी, वहाँ स्टेशन था, वहाँ से वहाँ निकल गया। रात के 12-1 बजे पार्टी से निकले थे, ड्रिंक भी पी हुई, उसी में मोटरसाइकिल में लेकर निकला। अभी मेरे को समझ में ना आया क्या करूँ क्या। अभी ना बाकी के ऑफिसर डर गए, अब ये यंगस्टर भाग गया, बाइक लेके गया रिपोर्ट वो करने के लिए, ये वो। हाँ तब मोबाइल भी नहीं थे, किसी कौन से मोबाइल थे। फिर उन्होंने गेट के ऊपर कॉल किया, और लेकिन मैं गेट के बाहर निकला नहीं था, तो गेट पे कॉल किया उन्होंने, बोला एक साहब लेफ्टिनेंट साहब आ रहे हैं, उनको रोक देना। और बोला साहब आपको वहाँ पे बुला रहे हैं, तो मेस में। तो फिर वापस गया मेस में, बोला कहाँ जा रहा है तू, मतलब फिर भी नहीं बताया कि क्या है, कहाँ जा रहा है। बोला नहीं अपर्णा वाइफ ना रोते रोते उसके हाल बुरे। फिर मैंने बोला फिर ना, आपको समझ नहीं आया कि क्या? अरे तो मेरे को एक्चुअली समझ में नहीं आया, मेरे को स्टार्टिंग में लगा रहा था प्रैंक होगा पक्का, वो हमेशा होता ही है वो दे। पर जब एक्चुअली वो जो भागा ना, एब्सकॉन्ड हुआ ना, उसके वजह से मेरे को थोड़ी सी डाउट हुआ। हाँ मेरे को हुआ, फिर थोड़ा सा मेरे को डाउट होने लग गया। फिर मैं आया वापस, इन्हें आया, बोला कि हाँ बैठ ड्रिंक ले। बोला सर कहाँ की, जो पिया हुआ सब उतर गई। तो बोला अभी बोला, फिर वो रो के उसके बुरे हाल। फिर वो ब्रिगेडियर था पता नहीं, लेफ्टिनेंट था, ये क्या फिर पटा को बोला शांत रे मैडम, शांत है, रो मत ज्यादा, ये ले तेरा सोना के ले चाहे। फिर दैट इज हाउ इट हैपेंड। उनको तो लाइफ टाइम याद रहता है। अभी भी हम दोनों याद करते हैं, और जब भी ब्रिगेडियर था वो मिलता है, ये पक्का पॉइंट निकालते हैं, उसको डांटती भी है फिर वो। नहीं मेरा तो फोन ही गायब कर दिया था, मेरे जैसे आपका फोन लिया ना, तो क्या हुआ, ऐसे हुआ तो सामान वगैरह, एक लेफ्टिनेंट थे, नहीं हमारे टाइम में फोन ही नहीं थे। नहीं हम तो मेरा हाँ, तो जूनियर था लेफ्टिनेंट, तो उसने कहा कि मैम उन्होंने सामान वगैरह मुझसे लिया, फ़ोन भी ले लिया, और मुझे भी ध्यान नहीं रहा कि मैं उसको फ़ोन दे दिया। एंड मैं मेस में हस्बैंड को कि क्या चल रहा है, उसको बुलाऊँ मैं, तो फ़ोन देखा तो फ़ोन ही नहीं है, मुझे पूरी रात फ़ोन ही नहीं दिया। एंड सुबह अब मुझे याद था कि ऐसे ऐसे मतलब इंसान ने लिया है, मैं सुबह उसको ढूंढ रही हूँ, एंड मैं अपने हस्बैंड को बता रही हूँ कि ऐसा ऐसा दिखता था, वो कौन है। अभी हस्बैंड को समझ नहीं आ रहा है, मैंने कहा नहीं वो ऑफिसर था, कहते तुम्हें पता नहीं होगा। एंड उन्होंने मुझे आफ्टर 24 आवर्स मुझे वो फ़ोन दिया, एंड तब मैं उनको देखी मेरा फ़ोन से क्या करोगे, तो कहते मैम आप सर को कॉन्टैक्ट ना करो इसलिए आपका फ़ोन रख लिया था। यस ओके, तो है ऐसे ऐसे किस्से होते हैं। सो दिस इज हाउ वी डन पालमपुर हुआ। बट देन वी मूव टू, अरे इसमें फिर गड़बड़ क्या हुआ था, मैंने ना बिफोर मैरिज मैंने एक वो हाईमैक्स ट्रैक होता है हमारा आर्मी में, तो उसके लिए मैंने अप्लाई किया था, मतलब आया था, मैंने वॉलंटियर किया था, और वो आया शादी के बाद। अभी मेरे को जाना था, उस पर 3-4 महीने लग जाते हैं ना, ट्रेनिंग होती है, फिर यू गो फॉर ट्रेकिंग एंड ऑल दैट। वाइफ का गुस्सा है, नहीं जा रही, तू कहाँ जा रहा है, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहा है, ऐसा भी नहीं किसी ऑपरेशन के लिए जा रहा है या कुछ फौजी काम के लिए, तो उसके लिए जा रहा है। और बोला ये मैंने पहले दिया था, अभी आपका बोल नहीं मेरे को जाना है, मैं आई वांटेड टू गो, मैं गया। फिर उसको वो घर गई उतने देर में, फिर आए, फिर देन हम मुश्किल से 7-8 महीने रहे, हम साथ में 7-8 महीने रहे। और फिर वो हैदराबाद, हम तब हैदराबाद में रहते थे, है ना, वी वर सेटल इन हैदराबाद दैट टाइम।
शी वॉज ऑल्सो फ्रॉम हैदराबाद, तो शी हैड गॉन टू हैदराबाद एंड फिर आई केम बैक एंड वी मूव टू नॉर्थ ईस्ट, नागालैंड पहुँचे थे। तो आपका जो आप बता रहे हो कि जो फर्स्ट ऑपरेशन नागालैंड में हुआ, तो वहाँ पर NSCN के जो नागा तो उनके साथ लड़ाई हुई, तो वहाँ पर पहला ऑपरेशन मैंने एक्चुअल में देखा। एंड हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस? एक्सपीरियंस वाज गुड। तो उसमें थोड़ा सा जैसे यू मैच्योर एज यू गो, व्हेन यू सी फील्ड ना, यू मैच्योर इन सर्विस और एक्साइटिंग भी लगता है। देन यू फाइंड इनोवेटिव वेज टू डू। तो ये हो गया। फिर कभी कभी वहाँ पे तो हमने नागामीज लैंग्वेज होती है, नागामीज लैंग्वेज भी सीखी, और वहाँ पे वेश बदल बदल के उस शैक में बैठना, दारू के शैक होते हैं वहाँ बैठना। वहाँ पे वो तब तक क्या हो गया था, सीज फायर हो गया था, एंड दे वर नॉट सपोज टू टेक द वेपन्स एंड ऑल ना, उस सिटी में वगैरह ऐसा था। पर ये घूमते रहते थे तो हम वैसे ही अपना लुंगी पहन, वो बनियान पहन, वो टोपी पहन, ऐसे कर दाढ़ी भी बढ़ा रखी थी, मतलब इस तरह का कर के फिर मतलब नागालैंड में मेरा चेहरा ही बदल है ना। मेरा नाम वहाँ पर ना जो फर्नांडिस रखा था। ओके। जोशी था ना, तो जो फर्नांडिस ऐसा पहले, जब हम अपने कोड नेम निकने वैसे रखते थे, जो फर्नांडिस, और जो वैसे ही बोलते थे मेरे को, तो जो, तो ऐसे करके मैं वहाँ पे हम लोग ऑपरेशन को करते थे। फिर वो QRT बाहर रहती थी हमारे रेडियो सेट के प्रेशर स्विच दबा दबा के हम उनको मिक्सेज ऐसे करते थे, कर के हम उनको एप्रेंट मार नहीं सकते थे, पकड़ते थे उनको ऐसे कर करके। फिर अल्लाह ऐसे ऐसे कोर्ट ऑपरेशंस की मतलब एक्साइटिंग टाइप बड़ा अच्छा लगता था। फिर पकड़ते थे, फिर उनको, फिर उनके हथियार, अभी इनके हथियार भी हम ना, फिर उनको हथियार और ऑर्डर्स आते थे कि हथियार वापस करना पड़ता था, बट दे आर नॉट सपोज टू गेट इन टू द टाउन। बाद में फिर गवर्नमेंट पुलिस में जमा कर देते थे। सो दिस इज हाउ द ऑपरेशन, मेरा पहला ऑपरेशन ऐसा हुआ कि हम ऐसे ड्रामा टाइप ना कोर्ट ऑपरेशन। एंड वहाँ पे खाने, बिकॉज आई नो नॉर्थ ईस्ट में मैंने टाइम स्पेंड किया, कि खाने का बड़ा वो खाने के कि खाने को नहीं, मतलब कुछ भी आपको स्नैक्स वगैरह जो सब कुछ खाता था, मतलब पर स्नैक्स नहीं, वहाँ पे तो ऐसे तो खा तो सब कुछ होता था, ऐसा कुछ भी नहीं। पर वहाँ पे कैसे है ना, वहाँ पे नागालैंड का फूड हैबिट अलग है। अब डॉग भी खाते हैं, दे ईट कैट ऑल्सो, मंकीज ऑल्सो। तो ऐसे वहाँ पे तो ऐसा कोई वहाँ बीटल्स खाते हैं, वो बीटल्स नहीं होते हैं जो कीड़े होते हैं ऐसे काले काले, उसको भून के खाते हैं मूंगफली की तरह, मतलब ऐसे तो है अभी वो ऐसे खाते हैं। पर देन वो तो खाते ही खाते हैं, तो प्राइस वो तो ठीक है, वो तो इट इज़ पार्ट ऑफ लाइफ। तो जहाँ ज़रूरत नहीं थी हमने खाया नहीं, कभी ज़रूरत पड़ती थी कुछ खा भी लेना पड़ता था। वो खाते तो हम भी खा सकते हैं, वो हजम कर सकते तो हम भी कर सकते हैं, वो भी इंसान है हम भी इंसान है। कभी किसी ऑपरेशन में आपको ऐसा लगा कि ये सबसे खतरनाक, और जो आपको याद, मतलब आज भी आप सोच के आपको लगता है कि उस टाइम पे ख़त्म हो जाता सब कुछ? नागालैंड में एक ऑपरेशन हुआ था वैसे, एंड वो ऑपरेशन तो अच्छा हुआ था इसमें, वो है ना, तो ऑपरेशन बिल्कुल फर्स्ट क्लास हुआ एंड वी कुड, पर उसमें वी लॉस्ट वन, मेरा इमीडिएट ऑफिसर है वो, वी लॉस्ट हिम, बस यही एक पूरा लगता है। पर अदरवाइज दैट ऑपरेशन वी कुड अप्रहेंड दैट चीफ ऑफ दैट ग्रुप। क्या था वो ऑपरेशन? ऑपरेशन वाज इन हाफलोंग, देयर इज अ प्लेस कॉल्ड हाफलोंग इन नॉर्थ लोअर कछार, उसमें ना, तो वहाँ पर ऑपरेशन हुआ था। ही वाज द वन जो कौन सा ग्रुप था, देवगा DHD करके ग्रुप था, ऑर्गेनाइजेशन, उसका चीफ था, तो उसको पकड़ लिया था फिर देन। तो दैट वाज अ ग्रेट कैच हमारे लिए। पर वही उन्होंने फिर बाद में वी लॉस्ट वन ऑफिसर ऑपरेशन में, उसमें नॉट इन दैट पर्टिकुलर ऑपरेशन, इन एंसुइंग ऑपरेशन, उसको फॉलो जो होता है उसमें। तो वो एक थोड़ा सा वो है, इसलिए मैं वो मेरे को ऑपरेशन सक्सेसफुल था लेकिन नहीं है। हाँ, तो ये थोड़ा सा लगता है, बट बहुत कुछ सीखने को मिला लेकिन नॉर्थ ईस्ट में। जैसे अभी एक रिसेंट एक मूवी आई थी, मैं देख रही थी मेरी एनिवर्सरी वाले दिन, मतलब मैं पूरी रात उस मूवी को देख के सोई नहीं, आई वॉज क्राइंग। एमरेन साउथ इंडियन मूवी है, तो आपने वो देखी होगी,
नहीं, मैंने अभी आई है, वो रिलीज हुई है, मैंने परसों ही अभी इसमें देखा था, नेटफ्लिक्स में ही शायद। हाँ नेटफ्लिक्स पे, Netflix में। जी जी। वाह। उसमें ऑपरेशन हो जाता है बिकॉज उसमें वानी को दिखाया है, वो वानी को जो टेरर था उसको मार दिया, बट कहीं ना कहीं मुझे ये लग रहा था कि ठीक है वो ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा, बट सीईओ एंड जो पूरी यूनिट थी उनके लिए वो कभी वो उसको उस वे से नहीं देखेंगे, वो एंगल चेंज हो जाएगा बिकॉज एक ऑफिसर उन्होंने खोया है। तो सेम कहानी, मतलब मैं वही बता रहा हूँ ना, ऐसी इट इज समथिंग लाइक दैट। तो होता है, वो सेंटिमेंटल हो ही जाता है अपने ऑफिसर के लिए ना। एंड जो मूवीज में दिखाते हैं लाइक मतलब मैं डिफेंस मूवीज की बात करूँ, जैसे शेरशाह हुई या उरी हुई, ये अभी जो आई है, इनमें कितना सच दिखाते हैं और कितना मसाला होता है? देखो मसाला तो होता है, उनको कमाना होता है, मसाला तो होता है। उसमें कुछ कुछ ना एक्सर्प्स, कुछ कुछ इम्पोर्टेंट जो एक्सर्प्स होते हैं या कुछ कुछ इंसिडेंट्स होते हैं, उनको वो डालते हैं और उनको मसाले के साथ उसको भूनते हैं, भूनते हैं या जैसे भी है, बट उसको फिर ऐसा बनाते हैव टू डू इट। देखो, बट व्हाट आई सजेस्ट कि जो फिल्म मेकर्स हो ना, दे शुड एटलीस्ट गो टू सम रियलिटी, इसके बीच में आना चाहिए। एकदम वैसे ही कुछ भी मत दिखाओ। कमांडो जैसे बता रहे थे, कमांडो बताते हैं, लेकिन आर्मी मेडिकल कोर, आर्मी सप्लाई, यू कांट, मतलब देखो हर एक चीज़ का है, और कुछ नहीं तो कुछ मत लिखो, कमांडो लिख तो बहुत है, पर ना तो थोड़ा सा फिर क्या हो जाता है, डिटेल्स में जाओ। हाँ थोड़ी सी डिटेल में। हो सकता है देर इनका ऐसा कुछ रूल होगा कि एग्जैक्ट नहीं होना चाहिए, पर एग्जैक्ट ना हो तो फिर कुछ पास में हम चेंज कर सकते हैं, काम नहीं, जैसे हो सकता है इंसिग्नियाज शुड नॉट बी करेक्ट, एकदम थोड़ा सा चेंज होना चाहिए, तो थोड़ा बहुत चेंज करो, एकदम पूरा उसका कॉन्सेप्चुअल चेंज मत करो ना, पूरा ऐसे ही चेंज मत करो कि ना कि उसने सारे दुनिया भर के बैचेस हाँ, एक साउथ की मूवी है जो आप बता रहे हैं, उसमें वो कमांडो है, पूरा लड़ रहा है टेररिस्ट वगैरह के साथ, एंड यहाँ पे एएससी है। तो मैं वही कह रहा हूँ, अब एएससी का अपना रोल है, उनका अपना काम है। अपना काम है, उनका रोल है, वो ये काम नहीं करते हैं, पर सिविल में मार्केट में दिखाना है तो वो चल जाता है, पर जैसे हम फौजी देखने जाते हैं ना, वो हजम नहीं होता, थोड़ा वो लगता है कि कनेक्ट नहीं कर पाते। बोले यार, फिर हाँ। लगता है ऐसे थोड़ा सा वो हो जाता है, मतलब ना है, तो इसलिए थोड़ी सी रियलिटी हल्की सी थोड़ी बहुत होनी चाहिए। एंड जैसे शेरशाह मूवी में भी वो मैं इसलिए रिलेट कर सकती हूँ क्योंकि वो मैं पूरे ऑफिसर्स के साथ बैठ के देख रही थी। उसमें जैसे दिखाते हैं कि वो जब ट्रेनिंग पे जा रहा होता है तो वो थोड़ा सा ओवर हाइप्ड किया हुआ है, तो सबका कहना था कि कैडेट कभी इतना नहीं होता है, ये ओवर हाइप्ड है, तो इनको थोड़ा सा अगर कम करे तो वो लोग रिलेट कर पाते हैं। एग्जैक्टली। तो क्या हो जाता है, जैसे क्या होता है, यू हैव टू शो दैट पर्सन बिगर देन हिज लाइफ, बिगर देन लाइफ पिक्चर बना रही हो, तो उसको वो थोड़ा सा ऐसे दिखाएंगे। अभी IMA में या NDA में कैडेट को इतनी फुर्सत भी नहीं होती उसके, मतलब उसके इतना कुछ करने के लिए, इतना कुछ भी नहीं होता, वो अपने टाइम पे करेक्ट रिग और करेक्ट टाइम पे और करेक्ट जगह पे पहुंच जाए, वही बहुत बड़ी बात होती है। वो तो इतने भागदौड़ कर ही इज अगेंस्ट द टाइम, तो उसको कहाँ इतना वो सब नहीं होता है, इसलिए हम फौजी ना जनरली रिलेट नहीं करते। पर्सनली मेरे को पूछो तो मेरे को इतना पसंद नहीं आती। आपके हिसाब से कोई ऐसी है कि जिसमें पूरा डिटेल मतलब अच्छे से दिखाया है? ये ना प्रहार, ओके, नाना पाटेकर वाला प्रहार अच्छी थी। नहीं देखो, क्या उरी में थी कुछ गड़बड़ियाँ? उड़ी में तो मतलब थी, मेरे को इसलिए मेरा पहले भी किसी पॉडकास्ट में पूछा था कि उड़ी पे, उड़ी में एक्चुअली, पर अगेन माय पर्सनल ओपिनियन, उड़ी इसलिए अच्छी लगी क्योंकि वो इट वाज नॉट जैसे कोवर्ट ऑपरेशन में हेलीकॉप्टर में कभी जाता है क्या कोई, तो मतलब वैसे कोई नहीं जाता, ऐसे कई चीज़ें होती है। हेलीकॉप्टर के 7-8 किलोमीटर से आवाज़ सुनाई देने लग जाती है, तो ऐसी कई चीज़ें होती है जो। एंड वो गरुड़ वाला सीन, बिकॉज आई नो द रियलिटी, वो गरुड़ वाला सीन, वो जो ड्रोन वाला, वो ड्रोन, देखो ड्रोन्स होते हैं, अब ये ऐसे ईगल ऐसे उड़ रहा है, वो क्या वो दैट उड़ रहा है सब वैसा तो कुछ नहीं होता, लेकिन वो ड्रोन आजकल तो ड्रोन्स है, लेकिन वो उस सर्जिकल स्ट्राइक में वो नहीं हुआ था। नहीं ऐसा था। ओके,
कई ऐसे ड्रोन वगैरह नहीं होते, मतलब ड्रोन होते हैं पर ऐसे नहीं होते, ऐसे नहीं होता है। तो ठीक है थोड़ा बहुत ठीक, पर ये तो ज्यादा ही था इसमें। क्या विकी कौशल एक्टेड वेल, यस उसका पार्ट जो था ना दैट वाज गुड। बाकी के जो जोश आया है। बाकी के जो स्टोरी लाइनअप थी वो थोड़ा सा सेंटिमेंटल भी चाहिए, उनके ब्रदर का वो सब कुछ, वो थोड़ा सेंटिमेंटल इमोशनल एंगल भी लाना था। क्या फैमिलीज के जैसे उसमें दिखाया कि उनकी मदर के उनको डाउट था, हो गया था जो थी, क्या फैमिलीज को भी खतरा होता है जब कुछ ऐसे आप ऑपरेशन पे जाते हो, जो पीछे फैमिली होती है, क्योंकि उसमें मूवी में दिखाया है। ऐसे खतरा तो नहीं होता है, हम भी इतने ऑपरेशन में कभी ऐसा कुछ खतरा वितरा तो नहीं होता है, क्योंकि दे आर वेल प्रोटेक्टेड। और अगर हम फील्ड में तो फैमिली तो वो पीस स्टेशन में होगी, अपने घर तो पे उसमें होगी। जैसे दिखाया है कि वो उरी वाला हुआ था, उसके बाद जो हो सकता है वो श्रीनगर में रह रहे हो, या फिर ऐसे तो श्रीनगर में जैसे फैमिली स्टेशन है श्रीनगर में, तो वहाँ पे वो मिल जाता है सेपरेटेड फैमिली अकोमोडेशन, तो वहाँ पर रहते होंगे। तो ऐसा कुछ, पर ऐसा थोड़ी कि इतना इट इज़ वेल प्रोटेक्टेड कैंटोनमेंट जहाँ पे फैमिलीज रहती हैं, ऐसा ठीक है होगा। थोड़ा बहुत तो दिखाना ही पड़ता है, इमोशनल एंगल देना ही पड़ता है, देना नहीं पड़ता है। ओके, एंड अगर आपके ऊपर अगर मैं पूछूं, अगर आप पर मूवी बने, एक बायोपिक बने, तो आपके हिसाब से कौन सा एक्टर है जो आपका रोल बहुत अच्छे से प्ले कर सकता है? लाइक आपने ये कहाँ से आ गया है? अब मैं बहुत छोटा नहीं साल हो जिसका उसके पिक्चर बनने लायक, बायोपिक बनने लायक, बायोपिक वाले बहुत है। बिल्कुल आप पर बन सकती है, आपने जो किया है ये आम चीजें नहीं है, बहुत बड़ी चीजें हैं। अगर आप आई डोंट नो, लेकिन बायोपिक बनने लायक मतलब आई डोंट नो, बट अभी ओके, मैं आपको ऑप्शन देती हूँ, रणवीर सिंह, विकी कौशल और रणवीर कपूर। ये विकी कौशल ठीक है। विकी कौशल, हाँ वो वाला फौजी टाइप वो थोड़ा लगता भी क्या भी है। ओके, और मेरे बायोपिक करने के लिए उसको एक्सपीरियंस भी हो चुका है अभी। जैसे बायोपिक कर रहा है तो उसको फौजी एक्सपीरियंस हो चुका है। हाँ, क्योंकि उन्होंने सैम मानिक और ये सब किए हैं, तो कहीं ना कहीं वो ज्यादा समझते हैं। फौजी डेमिनर, फौजी स्टाइल, फौजी, बट दैट गाय इज गुड। ओके, ठीक है, अगर कभी बने तो आप उनको देखना चाहोगे? मैम इवन जॉन अब्राहम अगर हो तो? वैसी बॉडी बीडी नहीं है अपनी, मैं बिल्कुल सिंपल सा आदमी हूँ, सिंगल हड्डी का। जी नहीं, फिट होते हो आप लोग फिट होते हो। यस, वो वेट, अगर वो वेट है तो फिर काम नहीं होगा जो आपका काम है, फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए। आपने कभी JNK में, फिर जैसे नॉर्थ ईस्ट का आपने बताया कि नागा में आपने वहाँ से फिर when 2003 we moved to कुपवाड़ा। ओके, कुपवाड़ा में था, वहाँ पे मच्छल सेक्टर में उस तरफ ना, जी। तो उधर गए थे हम लोग, और वहाँ पे अगेन वही मिल की लड़ाई, फिर मारधाड़। फर्स्ट हमारा फर्स्ट एनकाउंटर तो वहीं मेरे पोस्ट बटालियन हेडक्वार्टर और मेरे पोस्ट के बीच में ही हो गया था। तो आई हैड मूव्ड फ्रॉम हियर, माय CO हैड मूव्ड फ्रॉम हियर, तो वहाँ पर वहाँ से शुरुआत हुई, 2 वहाँ मारे, फिर ऐसे ऐसे मतलब वहाँ पे क्या प्रॉब्लम था, इट वाज जस्ट नॉट फाइटिंग विद द इट, यू वर फाइटिंग विद द वेदर ऑल्सो, दैट वाज माइनस में जाता था, -10, -15, एंड हाइट रेंजिंग फ्रॉम 10,000 टू से 14,000 15,000 फीट, वो काफ़ी हाई होता था। और वहाँ पर एवलांच का डर, इसका डर, मतलब एवलांच होता था, ब्लिजर्ड्स, ठंडा, चिलबिलिंस है ना, चिलबिलिंस होते थे, फ्रॉस्ट बाइट होता था, मतलब ये सारी चीज़ें, इसका बड़ा प्रॉब्लम होता था। एंड क्या बोलते हैं इसको, हैपो, हाई एल्टीट्यूड पल्मोनरी ओडेमा बोलते हैं, हाई एल्टीट्यूड पल्मोनरी ओडेमा, मतलब अंदर वो हो जाता है, पानी बढ़ जाता है, पानी भर जाता है लंग्स में। तो वो सब प्रॉब्लम्स होते हैं। तो वी हैव टू फाइट वेदर ऑल्सो आप बिसाइड्स फाइटिंग मिलिट्री, तो ये एक होता है। एंड मूवमेंट इज बाय फुट ओनली, मूवमेंट इज बाय नाइट, अवलांच से बचने के लिए। तो ये है, बट जगह ब्यूटीफुल है, जन्नत है बोलते हैं ना कश्मीर, जन्नत है, एक्चुअल जन्नत है, एंड वेरी ब्यूटीफुल प्लेस।
वहाँ पे कई ऑपरेशंस हुए, कई हमारे कोवर्ट ऑपरेशंस हुए। क्या होते हैं कोवर्ट ऑपरेशंस? कोवर्ट ऑपरेशंस मतलब लाइक छुप छुपा के बेस बदल के इस तरह के ऑपरेशंस होते थे। वो नीचे हिंटरलैंड में होते थे, पीछे कुपवाड़ा की तरफ। और यहाँ पर भी फिर एम्बुश लगाते थे। अभी एम्बुश लगाने का भी तरीका भी ऐसे होता था, 24-24 घंटे 48-48 घंटे ऑपरेशन में जाते थे। अभी एम्बुश में बैठे हैं तो अभी हम पूरी सब्जी तो खोल के नहीं बैठ सकते, अचार पूरी के तो पैक में हो नहीं सकता, तो इसकी खुशबू बाहर घूमती रहेगी। तो वैसे ही हमारी लोकेशन या पता चल जाएगा यहाँ पर फौज घूम रही है। तो जो कई चीज़ें ऐसे हमने इनोवेट खाते क्या थे, वो जो ब्रेड होती है ना, ब्रेड को हम धूप में सुखाते थे। ब्रेड पहले ब्रेड ब्रेड आती है, हाँ, नॉर्मल ब्रेड सुखाता ना ब्रेड, उसको धूप में सुखाते थे, कड़क हो जाता था ना, वो खराब नहीं होता। फिर उसको अपने पाउच में रख के हम वो खाते थे, धीरे 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 पानी के साथ धीरे धीरे खाते थे, जिससे वो ना हो उसमें आवाज़। तो खैर होती नहीं, उसको नरम करके खाते थे। फिर वो ना हो, हम सुखाते इसलिए थे कि ख़राब ना हो खाते वक्त, और पानी के साथ खाते थे। फिर स्मेल ना आए, जीना तो था ही, तो जीना तो रहना ही है, तो उसके लिए खाते थे। ताकत भी आनी है तो वो खाते थे। तो 48 घंटे 50 घंटे 72 घंटे ऐसे होता था ऑपरेशन। तो उसमें हम ऐसे बैठे रहते थे, बिल्कुल छुपाओ में इंतज़ार करते हुए। आपने सबसे ज़्यादा लंबा टाइम मतलब कब निकाला है इंतज़ार करते हुए, वेट करते हुए? मैं प्रोबेशन में था, स्पेशल फोर्सेस में भी था, तो वहाँ पे मैं प्रोबेशन के लिए गया था। तो वहाँ पर था, वहाँ पे तो एक पूरा एक हफ्ता ही होता है जो तुमको सोने को ही नहीं मिलता। एक्चुअली 1 वीक तुमको सोने को ही नहीं मिलता है। तो वहाँ पे उस ऑपरेशंस पे कर जाते थे, तो 72 घंटे ऑपरेशंस होते थे वहाँ पर। वहाँ पर ही मैंने सब टेक्निक वगैरह सीखी एक्चुअली। बेलगाम? नहीं, स्पेशल फोर्सेस यूनिट में, स्पेशल फोर्सेस यूनिट। तो फिर वहाँ पे फिर तो 72 घंटे was the maximum which I stayed awake और ऑपरेशंस। एंड उसमें खाना मतलब खाना यही जो बताया मैंने, मैं यूँ कहते थे शक्करपारा होता था, शक्करपारा बना के लेके जाते थे पैक करके, ये होता था। और दिन में फिर कभी कभी फिर लास्ट थोड़ा सा देखा कि अभी थोड़ा से इंटेलिजेंस से पता लगा अभी थोड़ा सा मामला अलग है, तो फिर हम स्टोरी ट्रैक पर बाद में आ जाते थे वापस। पर वहाँ पे बैठना ही 72 घंटे बिना हिले डुले वो किए मूवमेंट किए, वो इटसेल्फ इज अ पेनफुल। एंड जब कोई कुछ ऐसे टेररिस्ट भी मैंने सुने हैं जो सरेंडर कर देते हैं। हाँ, वहाँ पर है वो, जैसे एक वहाँ पे जहाँ मैं कुपवाड़ा का बता सकता हूँ, वहाँ पर है जैसे जो सरेंडर होते हैं तो इख्वानीज बोलते हैं उनको, इख्वानी। तो दे आर द वंस हु हेल्प अस। एंड वो सरेंडर करने के बाद क्या उन पर ट्रस्ट किया जाता है? देखो थोड़ा बहुत तो करना ही पड़ता है, ओके तो अनटिल दे प्रूव अदरवाइज। बट ठीक है, पर उनको भी थोड़ी सी वो हो जाती है आमदनी, दे ऑल्सो कम इनटू मेन स्ट्रीम, आ ही जाते हैं फिर ऐसे कर आके। देखते हैं, ध्यान देते हैं, फिर गवर्नमेंट भी देती है, आर्मी भी देखती है। सरेंडर दे हेल्प अस। ऐसे कारगिल जब हुई थी तो मैंने सुना कि वो सौरभ कालिया सब जानते हैं, पालमपुर में गई भी थी, मेन वहाँ से स्टार्ट हुई थी सारी ये कारगिल का। हाँ, अब थोड़ा सा बताएंगे कि और दो में लड़ाई में नहीं था, आई वाज नॉट देयर दैट टाइम। हम नॉर्थ ईस्ट में थे, तो नॉर्थ ईस्ट से तो यूनिट्स नहीं बुला सकते क्योंकि वो फ्रंट खोल नहीं सकते, वो नहीं कर सकते, वी कैन डिप्लीट दैट। तो यहाँ पर बहुत जो हमको पता है वही सौरभ कालिया बेसिकली वो इसमें फंसे थे, पेट्रोल के लिए गए थे, पेट्रोलिंग के लिए गए थे, एंड देन दे वेर कॉट। फिर उनको उनके तो आंखें निकाल दी गई, नाक काट दिए गए, मतलब बॉडी वॉज म्यूटिलेटेड, बहुत ही मतलब बुरा हाल कर दिया था। मतलब देखो वो एक एज पर जेनेवा कन्वेंशन ना, इफ यू आर टेकिंग समबडी POW है ना, प्रिजनर्स ऑफ वॉर, देन जेनेवा कन्वेंशन के हिसाब से देयर इज अ प्रॉपर वे टू हैंडल POW। वो वैसे उनको तो पाकिस्तानियों का तो ऐसा कुछ है नहीं, तो उन्होंने खूब म्यूटिलेट किया, फिर उसके बाद और वैसे फेंक दिया, फिर उनकी बॉडी भी
कालिया की वाली फिल्म कालिया की बॉडी बहुत दिनों बाद मिली, फिर अंदर ऑफिसर मिली थी मिली, पर वो ऐसे थी। गोस्ट पूरा आंखें में की, दिस हाउ, बट देन दैट वाज द स्टार्ट। उसके बाद फिर आओ देखा न ताओ फिर शुरू हो गया। आप कैप्टन बत्रा को जानते थे? कैप्टन बत्रा को नहीं, वैसे जानता नहीं था मैं, क्योंकि ना वो तो बाद में पता लगा, बट उनके पेरेंट्स से मैं मिला हूँ, वो से मिला हूँ, मिस्टर बत्रा उनसे मिला हूँ। तो आपको ऑब्वियसली उनकी लाइफ थोड़ी बहुत तो पता होगी, तो शेरशाह में कुछ कितना हद तक उनको रियलिटी दिखाने की ट्राई की? रियलिटी तो थोड़ी बहुत तो दिखाया हो गया। मैं वही कह रहा हूँ ना, अभी एक्चुअल रियलिटी तो विक्रम ही बता सकता था, है ना, एक्चुअल रियलिटी तो विक्रम ही बता सकता था। ये तो बाकी फिर उनके साथ में जो थे, ये वो उनके साथ बनाया होगा, अरे उनकी जो उनसे फीडबैक जो लिया होगा उसके ऊपर उन्होंने बिल्टअप किया होगा काफ़ी हद तक। तो उन्होंने मेरे ख्याल से वो काफ़ी हद तक तो उन्होंने पक्का मूवी बनाने से पहले पक्का उन्होंने रिसर्च किया होगा, ऐसा तो नहीं बनाई होगी, क्योंकि ऐसे ग्रेट मार्टर के ऊपर बना रहे हैं तो ऐसा तो बनाएंगे नहीं, तो उसके आसपास वालों के साथ। कभी सौरभ कालिया पे क्यों नहीं मूवी बनी? हाँ, मतलब मैं सोचती हूँ, बिकॉज मेन अगर देखा जाए तो उन्हीं से सब कारगिल एंड ये सब स्टार्ट हुआ था, कैसे, है ना? डोंट यू थिंक कि एक होना चाहिए? बट ही विल कम एज अ पार्ट ऑफ इट, जैसे इसमें भी था मेरे ख्याल से शुरू में, इट स्टार्टेड विद दैट, ऐसा वो था। बट देन इंडिपेंडेंट मूवी बनाना, आई डोंट नो, मतलब कि ये तो अभी मूवी मेकर्स अभी तो पैसे बनाने तो चाहिए। फिर आपको, मुझे पता है, हम बात कर रहे हैं, ऑडियंस को पता होगा, लेकिन बहुत रेयर लोगों को पता है कि सौरभ कालिया कौन थे। एंड लाइक शेरशाह में भी उनकी कोई, फिर उन्होंने आगे की स्टोरी, पहले की स्टोरी, और फिर ये सब कुछ उन्होंने जोड़ जाड़ के वैसे बनाई होगी, है ना। अभी सौरभ कालिया आई डोंट नो कि हाउ बनना नहीं तो चाहिए, बननी चाहिए, मेरे सपोर्ट। या नाइस क्वेश्चन, बट आई डोंट नो, आई कैन आंसर दिस वे, कैसे, आई डोंट नो, होनी तो चाहिए। बिकॉज वैसे आप बोल रहे हो कि मेरी पाइपिंग बननी चाहिए, ऐसे छोड़, उसकी तो बननी नहीं, फिर तो उसको बननी चाहिए फिर तो। बिकॉज देखिए, आप लोग जो कर रहे हैं, अगर देखा जाए 2-3 साल पहले कोई नहीं जानता था, एक फौजी, एक आर्मी ऑफिसर, वो क्या जंग लड़ के आ रहा है, क्या कर रहा है, कोई सिविल लाइफ में किसी को नहीं पड़ी है, कोई नहीं जानता आप क्या हो। मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। बट अभी आई थिंक थ्रू दिस पॉडकास्ट एंड थोड़ा सा प्लेटफॉर्म हुए हैं कि लोगों को पता चल रहा है, रिलेट कर रहे हैं एंड जुड़ रहे हैं। हाँ, आपने भी काफी चेंज देखा होगा, अगर आप जाओगे तो डेफिनेटली सेल्फी के लिए मिलेंगे आप। होता है, हाँ, काफी कैन सी द चेंज। यस, एंड पहले नहीं था एंड आजकल ना आर्मी के प्रति ना सेंटिमेंट्स बढ़ गए हैं, लोग जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। हम कुछ भी ऐसा होता है तो लोग बहुत कनेक्ट करते हैं, वो समझ रहे हैं कि अगर आज आप ये सिविल लाइफ, एक अच्छी लाइफ जी रहे हैं, तो जस्ट बिकॉज ऑफ देम वो वहाँ बैठे हैं, वो कर रहे हैं, माइनस टेम्परेचर में है। मेरे हस्बैंड भी माइनस टेम्परेचर में, मैं उनको बोलती हूँ आप वहाँ हैं इसलिए मैं आज यहाँ हूँ। करेक्ट, यस, सिंपल है। एब्सोल्युटली इट इज दैट, बट वही अभी पीपल हैव स्टार्टेड रियलाइजिंग दैट इज इट, एंड सपोर्ट एंड हेल्प भी कर रहे हैं, बहुत आगे भी आ रहे हैं। यस। आपकी एनर्जी जब पोस्टिंग आई तो वो बताइए, बिकॉज आप ही थे जिन्होंने अक्षरधाम जो अटैक हुआ था वहाँ पे आप गए थे, एंड आप उस टाइम कमांड कर रहे थे। तो स्टार्टिंग करते हैं, जर्नी स्टार्ट कहाँ से हुई, पोस्टिंग कैसे आई? नॉर्थ ईस्ट में था मैं तब। नॉर्थ ईस्ट में था तो मेरे सीओ ने मेरे को बुलाया कि तुषार कम हियर, और मैं गया। तब मैं 6 साल की सर्विस थी मेरी, ये 99 की बात है। गया और फिर उन्होंने बोला, यू नो यू गॉट योर पोस्टिंग, राइट सर। खुशी भी हो रही थी क्योंकि 6 साल के बाद फ्यूल पलटन से निकल रहा हूँ, क्योंकि अच्छा लगता है भारत चीन से बाहर जाना ना। तो पोस्टिंग, सो वेयर सर, यू आर गोइंग टू NSG। बोलो वाह फैंटास्टिक। बोलो यार तब NSG के बारे में कुछ भी पता नहीं था, आई स्वेयर। अभी तो NSG के बारे में सबको पता है। अभी तो यंगस्टर्स पूछते हैं कि सर NSG को कैसे करते हैं, वॉलंटियर करते हैं, क्या करते हैं, हमको तो पता भी नहीं था। मेरे CEO जो थे
जो बोला ये जो बंदा है ना ये एनएसजी के लायक ही है, क्योंकि फ्रैंकली बताऊं आई वॉज नॉट वेरी गुड इन स्टडीज, आर्मी स्टडीज पढ़े। वो जो भी क्वेश्चन पूछे साला अपना आंसर तरीका अलग होता था, जो हमारे इंस्ट्रक्टर्स को पसंद नहीं आता था तो हमको चार्ली ग्रेडिंग मिलती थी, और हमारा आंसर गलत नहीं होता था, हमारा आंसर सही होता था, मतलब हमारे हिसाब से। एंड ऑपरेशंस में जो भी तुम करते हो वो सही ही होता है, किताब में शायद वो अलग हो, लेकिन ऑपरेशंस का सिस्टम तो अपन तो उस टाइप के थे, तो मुझे एज सच वो बुक वाला आंसर कभी मेरे को याद भी नहीं होता था, कभी नहीं होता। चलो जो भी है, फौज की पढ़ाई के लिए मैं इतना अच्छा नहीं था। शिव ने बोला ये आगे पता, मतलब इसको इस पर माई शिव वॉज वेरी इंटेलिजेंट, ही न्यू which officer is fit for what and accordingly he has placed them, उनके पोस्टिंग के लिए उन्होंने उनको रिकमेंड किया। रिसर्च के तुषार तो मतलब ये भाग दौड़ मार धाड़ ये वो उसी में अच्छा है, इसको एनर्जी देता हूँ, ही विल डू वेल। ठीक है चलो अब एनर्जी गए, एनर्जी पहुँचा तो वहाँ पे 3 महीने का प्रोबेशन होता है, टफेस्ट प्रोबेशन। नाउ अलग ही है वहाँ पे, आपको पता ही होगा एनर्जी के अलग ही 26 ऑब्स्टिकल्स होते हैं, एंड उसका बीपीटी के अलग अलग ही उसके बीपीटी यू नो ना, बीपीटी के अलग ही उनके स्टैंडर्ड्स होते हैं, जैसे एक्सीलेंट, गुड और सेटिस्फैक्ट्री होते हैं। यहाँ पे फैंटम, सुपरमैन, सुपरबॉय, एक्सीलेंट इज द लास्ट कैटेगरी, तो इस तरह के इनके कैटेगरीज होते हैं। तो यार रनिंग तो दैट टाइम बीपीटी भी अपना, आई वाज गुड एट रनिंग, तो ये सब था। क्या ये बिफोर गोइंग देयर प्रोबेशन के लिए पहुंचा मैं, फर्स्ट डे प्रोबेशन के लिए आया मैं मुझे बुखार हो गया, वायरल हो गया। आई हैड ट्रैवल्ड फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट, माय वाइफ जॉइंड मी फ्रॉम हैदराबाद, ये नॉर्थ ईस्ट में फील्ड में था इसलिए वो हैदराबाद में रहती थी, तो शी केम फ्रॉम हैदराबाद, और दिल्ली में हमारे फ्रेंड्स हैं तो उनके पास हम रुके। नेक्स्ट डे आई वॉज टू रिपोर्ट टू एनएसजी माने सर, मैं पहुंचा, फिर वाइफ ने बोला फिर कब आओगे, बोला वापस थोड़ी आते हैं, वहाँ पर जाते हैं प्रोफेसर वहीं रहूँगा मैं वहीं, फिर कब मिलोगे ये वो, बोला तेरी भाई थोड़ी वो आपकी जिद थी इसलिए आए, मैं बोला ही था मत हो गए 3 महीने का होने के बाद देन यू कम। तो बोला ठीक है सैटरडे संडे आ सकते हो, बोला नहीं आई कैन नॉट कम। अरे ये बहुत मजेदार कहानी है। मैं एडमिट हो गया हॉस्पिटल में, और बुखार एकदम 103 104 भयंकर बुखार वायरल ना चढ़ा हुआ था। 1 दिन 2 दिन गया, 3 दिन, 6 डेज, सॉरी 6 डेज 7 डेज होने के बाद यू आर आरटीयूड। अगर 7 दिन आप हॉस्पिटलाइज रहे तो आपको आरटीयू कर देते हैं। आरटीयू मतलब रिटर्न टू यूनिट, वापस कर देंगे मतलब। और अब यहाँ से तो जाने का, मैं बोला ना इस मामले में अपना विल पावर सॉलिड था, कोई मतलब आया तो जाऊँगा नहीं, ये तो पक्की बात है। 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, सिर्फ 2 ही दिन बचे थे, है ना। 6ठे दिन और 7वां दिन लग जाता तो फिर मैं आरटीयू हो जाता। 6ठे दिन, एंड वाइफ वॉज स्टेइंग इन दिल्ली, वो हमारे फ्रेंड के यहाँ, उसकी मतलब वाइफ की फ्रेंड थी उनके यहाँ। तो 6ठे दिन आई रैन अवे फ्रॉम हॉस्पिटल। एनएसजी में हॉस्पिटल है, एनएसजी में गेट के अंदर जब जाते हैं तो राइट साइड में हॉस्पिटल है, एनएसजी हॉस्पिटल, मैं वही एडमिट था। 6th डे और मैं भाग गया वहाँ से, भाग गया और सीधा ट्रेनिंग सेंटर में। पहले दिन तो ट्रेनिंग सेंटर में पहुँचा ही था, तो उसके नेक्स्ट डे मैं एडमिट हुआ। फिर 6ठे दिन, 6 दिन बाद मैं वहाँ से भाग के सीधा बोला व्हाट आर यू डूइंग हियर। बोला सर मैं कल परसों तक नहीं आऊँगा तो आई विल बी आरटीयूड। बोला और तब बुखार उतर गया था पर सॉलिड वीकनेस। और फिर वहाँ से रिपोर्ट लगी कि ऐसे ऐसे वो, तब मैं मेजर था, मेजर तुषार इज मतलब क्या बोलते हैं, इज AWL, मतलब भाग गया, एब्सेंट विदाउट लीव, भाग गया वो यहाँ से वो। तो फिर देन दे इंक्वायर्ड कहाँ है, तो ऑफकोर्स मैं सेंटर से आया तो सेंटर में कॉल किया उन्होंने, बोला नो ही इज़ हियर, बोला नो ही हैज़ कम विदाउट दिस थिंग, डिस्चार्ज ये वो, ही इज़ नॉट वेल ये वो। देन दे बोला कि फिर मेरे को बोला उन्होंने
कि नो यू प्लीज गो एंड क्लियर इट एंड कम। फिर मेरे को वहाँ से भेजा उन्होंने। फिर मैं बोला नो, क्योंकि इफ़ आई स्टे फॉर अनदर 2 days आई विल बी आर्ट्यूड, तो आई डोंट वांट दैट। बट देन वो मेरे से अंडरटेकिंग ले लिया कि यू आर लिविंग ऑन योर ओन, एनी थिंग हैपन्स टू यू, यू आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल एंड NSG हॉस्पिटल इज नॉट रिस्पॉन्सिबल, डॉक्टर नॉट रिस्पॉन्सिबल। इस तरह से एक अंडरटेकिंग ले ली। बोला ठीक है, ले भाई साइड ले, चल दिया। गया बादल एंड दैट वाज एक्चुअली वीक, बहुत वीक हो गया था मैं, मतलब ऐसे ना पैर कांपते थे, मतलब इतना वीक हो गया था। क्या था ना वो, फिर जूस इस मेरे जो कोर्स में साथ में जूस इस पिया ये वो करके। मॉर्निंग में PT में जाता था, 1-2 दिन में मेरे को दौड़ाते थे हल्का हल्का, मैं दौड़ता मैं उस टाइम को भी समझ में आ गया ये अभी अभी हॉस्पिटल से आया, तो देवर बिट। फिर भी मैं धीरे 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 1 हफ्ता मेरे को लगा। 1 हफ्ते के बाद मैंने फिर दौड़, फिर इसमें फिर मैंने छोड़ा ही नहीं। फिर देन तो फिर फिजिकल्स में तो आई वाज ऑन टॉप। 1 हफ्ते के बाद एकदम बगल के ऑल ऑब्स्टिकल्स ये वो सब, मतलब इट वाज फैंटास्टिक। तो 3 months फर्स्ट क्लास के। अभी 1 महीने बाद मेरी वाइफ वहाँ तंग होके चले गई वापस हैदराबाद। वो तंग ये तो आने तरह, तो फ़ोन तो नहीं था लेकिन लैंडलाइन पे हम बात कर लेते थे। तो बोला नहीं आई एम गोइंग वापस, मतलब मैं वो बोला था, पर चल अपने फ्रेंड के यहाँ रह रही थी तो दे वर एंजॉइंग दिल्ली, तो वो करेंगे। देन शी वेंट बैक। मेरा यहाँ पर 1 महीना हो गया। अभी यहाँ पर एक हमारे इंस्ट्रक्टर थे NSG में, तो मैंने बोला सर मेरे वाइफ को बुला लूँ क्या, क्योंकि हमारी शादी हुई थी पालमपुर में। उसके बाद वी डिडंट स्टे टुगेदर 8 महीने में, उसमें 8 महीने में भी 3-4 महीने आई वाज ऑन द ट्रैक। वहाँ से मैं नॉर्थ ईस्ट चला गया, उसके बाद आया, बीच में छुट्टी जाता था वही बस, अदरवाइज ऐसा तो कुछ वी डिडंट स्टे टुगेदर। घर तो था ही नहीं हमारा, संसार तो शुरू ही नहीं हुआ था। अच्छा, ये यहाँ पे पहुँचे, क्या कहते हैं, मैं उसको वहाँ पे इंस्ट्रक्टर को बोला सर आई एम आफ्टर मैरिज आई डिडंट स्टे विद हर एट ऑल, तो मैं ले आऊँ, बट नो दिस इज नॉट अलाउड हियर, बट अनदर 2 months, आफ्टर 2 months यू गेट हर, इट्स नो प्रॉब्लम। मैं बोला यार, बट देन मैं बोला सर ऐसे है ना, करते करते बोला सर आई विल कीप हर आउटसाइड, आई विल टेक अ हाउस देयर आउटसाइड, ये हो ना इस तरह से। बोला नो यू कैन नॉट, मतलब ऑफिशियली यू कैन नॉट। बट उसको क्या दे, वो महाराष्ट्रियन थे, उसको क्या दे, बोला सर देखो ना। फिर देन थोड़ा सा वो 1 महीने में थोड़ी सी रैपो बनी जाती है। सर ओके, इस वाइफ फिर जो ऑफिसर थे उनकी वाइफ थी, बोले कि आने दो ना, शी विल स्टे विद अस, मतलब इंस्ट्रक्टर के घर पे। तो बोला यार ऐसे कैसे हो सकता है, बोला हो क्या ना, तो वो बोला ऐसे कैसे करेंगे ऐसे वो। तो फिर बाद में वो आई, मैं बोला चल आजा, आए एंड वो उनके घर रही और 3-4 दिन रही। फिर मैं बोला यार डजंट लुक नाइस, ऐसा ही ठीक है, वो गुड ऑफ देम कि बोला है, पर ऐसे 2 महीने थोड़ी रहेगी वो। तो बोला 3 दिन रही, 3-4 दिन। फिर मैंने उसको, आपने वो देखा है हमारा ट्रेनिंग सेंटर का आप देखा होगा, वो जो अकोमोडेशन है जो प्रोबेशनर्स का, उधर लेके आया। शी स्टेड इन माई रूम, और बाकी सारे ऑफिसर्स थे, शी वॉज द ओनली लेडी इन दैट। वो सबका एक अलग अलग रूम, सबके एक रूम थे, वो तो मेरे साथ थी, बाकी ऑफिसर्स भी ना अपने अपने रूम में वो थे। यू विल नॉट इमेजिन, हम रात पूरी ट्रेनिंग भी नहीं करके, हम जब भी आते थे ना शाम को 5-6 बजे ऐसे लटकते पटकते, हाथ पैर ढीले, हाथ पैर सूजे हुए, बोलो ऐसे आते थे। वो क्या सबके लिए वो स्प्राउटेड वो बना के रखती थी, सबको खिलाती थी, फिर वो सबके लिए बनाती थी। वो स्प्राउट मेकर वाला लाया था, वो अलग अलग जो है ना, बना के उस पर नींबू करके इनको सबको खिलाती थी। कभी पाव भाजी वो बनाती क्या थी, मतलब ये कच्चा चीज़ें ना, वो कहीं बाहर से लेके आती थी, और वो कैसे जाते थे वो भी बताता हूँ। सब शाम को आते थे थके होके करके, ये सबको खिलाती पिलाती थी। एंड देन फिर बोलते मैम आज चले ढाबा, बोले इसको ढाबा पे लेके जाते थे। बोले हम सब, जस्ट इमेजिन सारे ऑफिसर्स ऐसे होते थे और हम ऐसे जाते थे,
और बाकी सब वहाँ से नॉर्मल रोड्स, नॉर्मल गेट से वहाँ जाते थे, तो सेंट्री वेंट्री होता था, जैन सर निकल। हम यहाँ से 5-6 लोग उसको स्क्रीनिंग करके बीच में अपर्णा होती थी, और उसको ऐसे करके वो तार से ऐसे करके नीचे से हम निकालते थे उसको, नीचे से निकालते अब थे। नहीं है, अब तो अभी तो नहीं, पहले उसके तार बाड़ होती थी, बार्ड वायर होता था। अभी तो वॉल बन गई होगी, तब तो बार्ड वायर थी, तो बार्ड वायर ऐसे करके और नीचे से जाते थे। कई बार तो उसके ऊपर ना वो डांगरी अम्बेडकर के ऊपर काला पहना के जाते थे। और ना मैं हमारे कोर्स की ना वो थी वैन, ये मारुति वैन नहीं होती, तो वो थी, उसमें किडनैपर्स नहीं होते, Kidnapping। वैसे दरवाजे खोल के वो अंदर घुसती थी, फिर हम बैठते थे ओमनी ओमनी वाले। तो मतलब क्या एक्चुअली अभी जो भी ये सुनेगा ना पॉडकास्ट, दे ऑल विल नो कि है ना ये सब करके फिर वहाँ से हम उसको, वो नीचे से बैठती थी क्योंकि गेट के ऊपर वो दिखता था एनर्जी के, वहाँ से लेफ्ट साइड जयपुर की तरफ थोड़ा सा आगे निकल, वहाँ पे ढाबा होता था। अभी हो गए हैं पता नहीं, विच ढाबा, नेशनल ढाबा या कौन सा ढाबा था। गेट से बाहर निकल के लेफ्ट जाते थे टुवर्ड्स क्या दारुएड़ा, उस तरफ क्या बोलते हैं वो, दारुएड़ा ही है, उस तरफ जाते लेफ्ट में, जयपुर की तरफ थोड़ा सा 1-2 किलोमीटर जाने के बाद राइट साइड में ढाबा था, 3 किलोमीटर। अभी तो ये गेट के सामने भी हो गया है, अब तो बहुत है, गेट के अब तो सामने बहुत है। तब तो कुछ नहीं था। अच्छा, वहाँ जाते थे, खाना वाला खा के रात में वैसे आके वैसे करके ऐसे, और वो जब ये करते हुए, और फिर कभी कभी ना क्या होता था, जैसे मॉर्निंग पीटी के लिए जाते थे हम, वो हमारे साथ ही निकलती थी और बाहर और गायब हो जाती थी, मतलब वहाँ करके फिर वो अंदर बाहर एक बार निकल जाओ तो कोई प्रॉब्लम नहीं ना। फिर वहाँ एनर्जी का मार्केट होता था, तो वहाँ से कुछ सब्जी नहीं, अपना क्या फ्रूट्स खरीद, ये खरीद वो खरीद ना, हमारे लिए, हम 8 लोग थे हम लोग, सबके लिए तो कुछ न कुछ पर लाती रहती थी रोज। ऐसे 2 महीने काटे, किसी को पता नहीं लगा, आखिर सिर्फ मेरे वो इंस्ट्रक्टर को पता था, वो भी चुप बैठा था, उसने बोला चलने दे, जब तक बाद में देखेंगे। वो बोला था, पकड़ा गया ना बेटा, यू आर रिस्पॉन्सिबल, मैं नहीं बोलना भी नहीं, बोला ठीक है सर ऑब्वियसली। 2 महीने हमने वैसा क्लैंडस्टाइन ऑपरेशन था पूरा, वैसा कमांडो ऑपरेशन वहीं से स्टार्ट था, वाइफ को भी इन्वॉल्व किया था उसमें। तो और कितना टाइम हुआ था जब वो आया खबर कि अक्षरधाम हो गया है? वो तो ये 99 की बात है, तब तो ये 814 हुआ था। अब तो हम तो, हमारा स्काई मार्शलिंग स्टार्ट हो गया था। इसके बाद जैसे हमारा प्रोबेशन खत्म हुआ 25 अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 31 को ये खत्म हुआ। 25 दिसंबर को 99 कंधार हुआ अपना, ये IC 814 का हुआ 31। उसके बाद हमारा ये शुरू हो गया स्काई मार्शलिंग का। तो जनवरी के से हमारा जनवरी, यानी कि जो 52 SSG है ये बाद में 52 नहीं, 52 वाज देयर, 51 52 पहले से। तब 51 एंड 52 दोनों भी स्काई मार्शलिंग करते थे। तब 51 एंड 50, क्योंकि फ्लाइट्स बहुत थे, हर एक फ्लाइट पे जाना पड़ता था। तो फिर उसके बाद कलकत्ता हब है ना, स्काई मार्शलिंग हब, मुंबई स्काई मार्शलिंग हब, वो ऐसे 4-5 हब्स बन गए थे। ऑल 4 मेट्रोस, चेन्नई, बैंगलोर, चेन्नई, कलकत्ता, हैदराबाद, कलकत्ता, मुंबई एंड दिल्ली, सॉरी दिल्ली भी तो था। तो ऐसे 4, तो वहाँ से ही हम लोग, जो कमांडर होता था वही मैनिफेस्ट करता था, फ्लाइट पकड़ता था, जाता था। वहाँ से ऐसे भी शुरू हुआ। तो दिस स्टार्टेड, वहाँ से हम स्काई मार्शलिंग के लिए आते थे। दैट वाज अ डिफरेंट एक्सपीरियंस ऑल टुगेदर। एंड ऑपरेशंस 51 वाज फैंटास्टिक। आई वाज इन 51 स्पेशल एक्शन ग्रुप क्लास। मुझे वहाँ पर मार्क्समैन होना ज़रूरी है, 80% गोली लगनी है। एंड फिटनेस तो मामले में तो रहना ही रहना है फिट। हमारे CO तो वो असेसमेंट करते रहते थे, हमारी ना टेस्ट वगैरह होती रहती थी, तो वी वर फिट, मतलब वहाँ के फर्स्ट क्लास चलता था। हर डे केम 2002 सितंबर 24। तो मैं अपने वाइफ के साथ चाय पी रहा था, मतलब गेम परेड से आया, चाय पी रहा था, एकदम मेरे रेडियो सेट बजने लगा। और यार तब मोबाइल आ गया था हमारे पास, वो छोटा सा मोबाइल था, मोटोरोला का छोटा सा, वो कुछ नहीं था उसमें, सिर्फ बातें कर सकते थे, नॉर्मल फोन था। तो उससे उस पर फ़ोन आया, ये हो गया। मैं बोला अपना ये सब कुछ, मेरा एक दूसरा रेडियो सेट भी था जो
मतलब हेवी वाला, बड़ा वाला, और दूसरा एक हैंडल्ड मोटरसाइकिल। तो एक वो रेडियो सेट भी बनने लग गया, एक रेडियो सेट बनने लग गया, फिर मोबाइल भी बनने लग गया। मैं बोला यार समथिंग हैपेंड, कुछ तो हुआ है। कुछ तो हुआ है, अरे ऐसे इतना नहीं हो सकता। फिर मैंने अपर्णा को बोला तू टीवी ऑन कर। टीवी ऑन किया तो उसमें ये सब चल रहा था, अक्षरधाम में ये वो, हमको पता ही नहीं ना, वहाँ पर तो काफ़ी हल्ला गुल्ला वो सब शुरू हो गया। दिस वॉज अराउंड शाम के 5, साढ़े 5, 6 बज रहे होंगे, 5, साढ़े 5 बजे गेम पर ऐसे आया था, 5, 6 बज रहे होंगे, 5, साढ़े 5 ये हुआ। एंड नीचे लिखा हुआ था कि है ना अक्षरधाम अटैक, पुलिस कमांडोज डेड, 4 पुलिस कमांडोज मार्टियर्ड, सीन इन अक्षरधाम, डिस्क्रिमिनेटली फायरिंग। तो किस तरह से वो सिविलियंस के वो जख्मी सिविलियंस के वो भागते हुए आ रहे थे, उनका वो मीडिया भेज दिखा रही थी, और अंदर कुछ मरे पड़े थे वो लोग ना बेचारे जो थे, वो उनके बॉडीज दिख रही थी। मतलब वो ऐसा टीवी में देख रहा हूँ, बोला वो फिर इसमें आ रहा था टेकन हॉस्टेजेस, ये वो मैं समझ गया। ओके, जिप्सी आई, मैं बैठा और निकल गया। मैं इसमें था, ट्रैक सूट में था, गेम से आ रहा था। बोला वाइफ ने पूछा कब आओगे, तो बोला पता नहीं अभी तो मैं निकला हूँ, अभी तो निकला हूँ, आई डोंट नो कि क्या है। तो बोला ओके, ये हुआ। फिर वहाँ से वो लोग मेरे जो कमांडोज थे वो भी बस में बैठ के सीधा एयरपोर्ट पे पहुँचे। मैं जिप्सी लेके एयरपोर्ट, हमारी जिप्सी भी फुल लेडन होती, पूरा तैयार होती है, और वैसे उनकी बस भी फुल तैयार हुआ। हम वैसे गए, फिर जिप्सी हवाई जहाज में चढ़ गई, उसी में आयल थी, आयल 76, उसमें गए, सीधा अहमदाबाद पहुँचे। अहमदाबाद में पुलिस की गाड़ियाँ आ गई थी हमको लेने के लिए। एवरीथिंग वाज सो टक टक टक। मेरे को तो बीच में फ़ोन भी आया इनके, DG NSG के, तब मुशाहरी थे, मिस्टर मुशाहरी IPS, तो उनका फ़ोन आया था कि आई होप यू गॉट द मैसेज। बोले ये सब ऑलरेडी ऑन द वे करके मैंने उनको बोला, और हम निकले। हम पहुँचे एयरपोर्ट पे पहुँचे, सामान वामान डाला, IL-76 में गए, बैटल गियर पहना, बस वहीं से मैंने उनको ब्रीफ किया। मेरे पास ब्रीफिंग के लिए ऐसा कुछ था नहीं, क्या बोलूँ मैं। तो मैं बस वो जो सामान बांधा था उसके ऊपर खड़ा हुआ और मैंने ब्रीफिंग कर दी कि दिस इज़ व्हाट हैज हैपेंड, और जो टीवी में देखा वही बोला कि ऐसा ऐसा है। आई जस्ट सॉ कि ना यहाँ पर हॉस्टेजेस ले लिए हैं, कई लोग मारे गए हैं, 3 टेरर है, तो 2 से 3 टेरर, अभी एग्जैक्ट कुछ भी पता नहीं था, 2 से 3, क्योंकि वहाँ पे वो उनकी खबर चल रही, 2 से 3 टेरर है। और क्या कहते हैं उसको, अब बस हमने हॉस्टेज को छुड़ाना है, को मारना है, बस यही है, इतनी ब्रीफिंग। सब तैयार है, गो कैरी ऑन। उतर गए, पहुंच गए, गांधीनगर पहुंचे और वहाँ पर सर्किट हाउस में हमने हमारा सामान डंप किया, और मैं अपने जो इम्पोर्टेंट नुमाइंदे होते हैं, जो कमांडर्स, अलग अलग सब यूनिट कमांडर्स, हिट्स, अलग अलग हिट्स, जो टीम के जो हिट्स होते हैं उसके नीचे, उनको लेके गया फॉर ब्रीफिंग के लिए ना। मुझे तो कुछ भी पता नहीं है ना, अभी तो अंदर देखा तो बड़ा 26 एकड़ में तो फैला हुआ है मंदिर, टीवी में तो ऐसा कुछ पता नहीं था। वो 26 एकड़ में मंदिर पड़ा, तो वो एक IG थे, IG पुलिस ना, चक्रवर्ती, मिस्टर चक्रवर्ती, गुजरात पुलिस के, गुजरात कैडर के, वो उन्होंने मेरे को ब्रीफ किया, ऐसा ऐसा। मैं बोला सर देन व्हाट वाज द लास्ट लोकेशन फाउंड, मतलब कब हुआ। तो मतलब 15 मिनट्स बैक ही हैज़ फायर्ड फ्रॉम द, एक वहाँ पे ना ऐसे छतरियाँ थी, जो मंदिर जो है बीच में मंदिर है, चारों तरफ ऐसा परिक्रमा है, वहाँ पे ना ऐसे मंदिर ऐसे ना ऊपर घुमा जाए छतरियाँ जैसे ना सीमेंट के होते, वहाँ से फायर आया था 15 मिनट पहले। एक ने आई थिंक रेड टी-शर्ट, रेडिश कुछ पहना हुआ है, कॉम्बैट नीचे ग्रीनिश पैंट पहनी है, और वहाँ से लास्ट फायर। उसके बाद कुछ फायर नहीं हुआ है, 15-20 मिनट से कुछ फायर नहीं आया, तब तक खूब फायर चल रहा था। तो उसमें पुलिस के भी कई शहीद हुए थे, और फिर देन दे केम आउट और कॉर्डन लगा दिया था। दैट इज व्हेन इट हैज स्टार्टेड। उन्होंने बताया मेरे को कि वो 3-4 बजे ही शुरू हो गया था, दे हैड कम इन। उन्होंने आया, वो सेंट्री को ही गोली से मार दिया। जो वो नहीं मंदिर के बाहर बैग रखते हैं अपन, वो जो है ना खाने पे टोकन देते हैं, फिर जाते हुए ले आना, हाँ तो उन्होंने वो किया, हट करके वो किया और उसको गोली से उड़ा दिया, करके फिर अंदर घुसे, मारना शुरू कर दिया इधर उधर। और जैसे क्योंकि पब्लिक बहुत होती है वहाँ पर ना, वो परिक्रमा देखें,
उनको थोड़ी कुछ किसी ऐसे ही मारने आए थे, खून खराबा करने, तोड़ 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 मारना शुरू किया और वो कुछ करीब 80-90 लोग ऑडिटोरियम में घुस गए और 1 मिनट उनके साथ अंदर घुस गया, दरवाजा बंद कर लिया था और एक कहाँ गायब हो गया पता नहीं। बाद में पता लगा कि 2 ही थे, और 2 से 3, क्योंकि हम तो टीवी के हिसाब से बोल रहे थे, तो 2 ही थे। ये हुआ एंड वो ऑपरेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने ले ली उनसे, और फिर मैंने उनको रिक्वेस्ट किया कि यू कैन जस्ट कॉर्डन बाहर करा देना। तो बाहर BSF वाले भी आ गए थे, उन्होंने कॉर्डन लगाया, फिर पुलिस वाले भी थे, उन्होंने कॉर्डन लगाया। कम्प्लीटली NSG टुक ओवर द ऑपरेशन अंडर माई। ये जैसे आप जो बता रहे हैं, आपसे मिलने से पहले एक क्योंकि मैंने एक सीरीज देखी हुई थी, स्टेट ऑफ चेंज आई थी अक्षरधाम पे, अक्षय खन्ना ने बनाई थी, तो वो कितनी रियल है? मतलब वो क्या सच में आपके ऊपर बनी है या कितनी रियल है वो, और क्या सच में वैसा हुआ था? हाँ देखो, वो अक्षय खन्ना ने यस प्लेड माय रोल उसमें। यू वुड हैव सीन दैट वो कोई गिल्ट में है? हाँ? गिल्ट में था वो, स्टार्टिंग में कोई गिल्ट में था? हाँ गिल्ट में था वो, इस चक्कर में वो तो खैर वो तो स्टोरी मसाला, Okay, वो तो that was मूवी का मसाला। मसाला। लास्ट का जो आधा पौन घंटे का जो लास्ट मूवी जो एक्चुअल ऑपरेशन था ऑडिटोरियम वाला ना, ये ऑडिटोरियम जो करना, वो एक्चुअल रियल था। उसमें देखा होगा आपने, एक उसका एक फ्रेंड होता है जिसको गोली लगती है गले में, उसकी वाइफ भी प्रेग्नेंट होती है। ओके, एंड ही वाज यू? नहीं, हाँ, और उसको फिर देन अक्षय खन्ना कम्स एंड सेज के ना तू रहने दे, मैं देखता हूँ, एंड ही गोज एंड किस। एक्चुअली दोनों में ही था। ओके, हाँ, ये आपकी, हाँ, ये जो गोली लगी तो उसपे आई वाज देयर एंड माय वाइफ वाज आल्सो प्रेग्नेंट दैट। तो सेम, मतलब इट इज सेम, मतलब वो। और मुझे वहाँ पे अक्षय खन्ना गया, बट आई डिडंट हैव दैट लिबर्टी, मेरे को जाना पड़ा। मेरे को इतना प्रिविलेज नहीं था, तो मेरे को ही करना पड़ा। एनीवे, बट देन दिस इज हाउ मूवी में ऐसा दिखाया है, जस्ट टू स्पीड। बट वो जो एक्चुअल ऑपरेशन जो बताया, कभी कुछ हद तक सही बताया। तो उसमें जैसे दिखाया कि एक टेररिस्ट जो है वो बाहर आ जाता है, उसको ज्यादा ही चुल होती है। ना जो बस वैसे आई विल कम टू दैट ना, आई विल जस्ट कम टू वो रियल, मतलब सब कुछ रियल है। वो रियल था, दैट आई विल कम टू व्हेन आई एक्सप्लेन यू। ये हो गया। फिर देन अभी मेन प्रॉब्लम क्या था, इनको ढूंढना, ये इन 2 टेररिस्ट को ढूंढना है कहाँ। तब तक तो उसने ये तो पता नहीं था मेरे को कि वो हॉस्टेज ले रखा है, कहाँ ले रखा है ना। सिर्फ यही पता था कि 2 है, यहाँ तक कहीं पता लगा, क्योंकि IG ऑल्सो कुडंट टेल के ना कहाँ गए। वो लास्ट 15 मिनट पहले फ़ोन किया, उसके बाद वो फायर हुआ है, बस यही। उसके बाद तो उनका कुछ पता नहीं था। देन अब द मोस्ट इम्पोर्टेंट वॉज टू सर्च देम। अभी वहाँ पे खूब सारे रूम्स है, इफ़ यू हैड सीन दैट, तो चारों तो 101 रूम्स, तो एक एक को सर्च करना। अभी वो सर्च कैसे कर रहे हैं, बस दरवाजे को लात मारते थे, अंदर फायर करते थे, अगर रेसिप्रोकेट किया तो मतलब है कोई, बट देन फिर मारते थे। ऐसे कर करके हम रूम्स चेक करते रहे। तो मैंने अपने ऑलरेडी जो वी आर ऑर्गेनाइज दैट वे, टीम इज डिवाइडेड इनटू, और मैंने अपने स्नाइपर्स भी लगा रखे थे एट अप्रोप्रिएट प्लेसेस। स्नाइपर्स लगा रखे थे, क्योंकि कोई भी स्नाइपर कहीं, मतलब ये कुड सी, यहाँ वाला यहाँ देख सकता है, यहाँ वाला यहाँ देख सकता है, ऐसे स्नाइपर्स लगा रखे थे मैंने। स्नाइपर्स यू नो ना, उसमें कुछ होता है, उसमें शार्प शूटिंग के लिए होता है, उस पर टेलीस्कोप वगैरह होता है, तो रियल टाइम में इन्फो भी देता रहता है। एंड वी हैड द रेडियो सेट्स। लेफ्ट फ्लैंक सर्च हुआ, कुछ नहीं मिला। राइट फ्लैंक जब कर रहे थे तो राइट साइड में एक टॉयलेट था, वॉशरूम के अंदर जैसे नॉर्मल कर रहे थे वैसे वॉशरूम के अंदर उन्होंने दरवाजा मारा और अंदर घुसे और फायर किया। अंदर से फायर आई, अंदर से रेसिप्रोकेट हुआ। फिर क्या था, फिर उन्होंने अंदर ग्रेनेड फेंका और अंदर फिर घुसने लगे, उसी धमाके में घुसे और फायर करने लगे। देखा तो अंदर कोई नहीं। वो क्या किया था, उसने बाहर एक और दरवाजा था, और जो वॉशरूम होता है ना, तो वॉशरूम का दरवाजा एक बाहर की तरफ था, जहाँ से हाउसकीपर्स आके वो वॉशरूम क्लीन करके चले आते थे ना, तो बाहर से वो अंदर से आने की जरूरत नहीं थी उनको, मंदिर के परिसर में से, तो बाहर चले आते। तो वहाँ से वो बाहर भागा था, लेकिन मैंने ऑलरेडी कॉर्डन लगा रखा था, मेरे कमांडोज थे कॉर्डन में।
कुछ ही बाकी जो हिट्स अंदर वो थे, बाकी बंदों को मैंने बाहर कॉर्डन लगा रखा था कमांडोज को। तो वहां से मेरे को मैसेज आया कि साहब वो अच्छा बाहर नर्सरी थी। बोला साहब नर्सरी में घुसा है। बोला नर्सरी कहाँ है? बस साहब उसी वॉशरूम के बाहर जो है वो नर्सरी है, वो नर्सरी में बैठा है। मैं बोला ठीक है तुम फायर करते रहो। दिस वाज ऑन रेडियो सेट। बोला तुम फायर करते रहो और भाग ना पाए और वहाँ से भागने ना पाए। बोला ठीक है सर। तो वो फायर वहाँ से फायर आता तो फ्लैश से, और रात के तब अभी 1-1:30 बज रहा था। तब तक ये पूरा टाइम हो गया था हमारी ब्रीफिंग ये वो करते, ऑपरेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने तक काफ़ी टाइम हो गया था। तो 1 बज गया था रात के, 1-1:30 बज रहा था। तो बोला साहब यहाँ पे आए, पर अंधेरे में सिर्फ उसका फ्लैश दिख रहा था। और नर्सरी में ना ऐसा पानी का पूल था एक, ऐसा छोटा सा, जैसे पानी का टूटी होती है ना जहाँ से वो पाइप करता है, तो वहां से लीकेज से पानी का ऐसा एक छोटा सा पूल सा बना है। तो उसमें रिपल्स आ रहे थे ऊपर से, कोई लाइट उसमें, उससे पता लग रहा था इसकी लोकेशन, और फायर भी आ रहा था, वो फ्लैश भी हो रहा था। तो उनको बोला तुम फायर करते रहना। उसको वो पेड़ के पीछे छुपा हुआ था। क्या हमको पता नहीं था कि अंधेरा था, पर अंदाजा था क्योंकि सारे पेड़ थे वहां पर, पेड़ थे, गमले भी थे, सब कुछ था। बोला ठीक है तुम करते रहो उसको, मैं आ रहा हूँ। फिर मैं अंदर से अपनी हिट लेके बाहर आया, और जहाँ पे वो दरवाजे से बाहर निकला ना, उसके आगे यहाँ एक दीवार थी, 4 फीट की दीवार, ठीक है। और उसके ऊपर ऐसे लाइट्स थे, ऐसे पोल और ऐसे लाइट्स, पोल ऐसे लाइट, पूरी दीवार में ऐसे लाइट्स। उसके सामने इतना करीब यहाँ से लेके वो सोफे तक होगा इतनी, बस इतना ही था, बस यहाँ से वो ब्लू सोफा था, इतना ही था। मैं दीवार के पीछे उसके बराबर उसके राइट एंगल में पहुंच गया। तो बोला फिर देन मैं बोला अभी ऐसा करना है। फिर फायर तो चल रहा था। बोला ओके। मेरे साथ एक मेरा बड्डी था सुरजन सिंह भंडारी। मैंने उसको बोला सुरजन मेरे को वो दिख गया है, अभी हम क्या करेंगे, स्टैंड बाय गो बोलेंगे, मैं जंप मारूंगा, तू फायर करना, कवर फायर देना, मैं जंप मारता हूँ, फिर मैं वहाँ से फायर दूंगा, तू जंप मारना, और हम फायर करते करते जाएंगे। बोला ठीक है साहब। अभी इस बीच में ना पहले ही ये इस ऑपरेशन में जब ये लड़ाई फायर चल रहा था, वहाँ पर एक हमारे सूबेदार आए, वो उनको गोली लगी, और वो उनको फिर हमने इवैक्यूएट कर लिया था, है ना। उनका नाम था यादव, है ना, सुरेश चंद यादव, तो ना उनको अशोक चक्र मिला बाद में, वो उनको फिर इवैक्यूएट कर दिया था। वो बाद में पता चला ही वाज ऑन द स्पॉट ही गए थे, वो हो गया तो फायर फाइट में। एनीवे फिर यहाँ से मेरा एक आदमी ऑलरेडी लॉस्ट, आई एम डाउन, यहाँ पे फायर फाइट चल रहा था। मैंने बोला सुरजन मेरे को अभी ये दिख रहा है, आप कवर फायर दोगे, मैं जंप मारता हूँ दीवार के ऊपर से, फिर उस तरफ पार जाके मैं फायर करूंगा और आप जंप मार के आना, वो फायर करते करते आएंगे, उससे पहले अपन ग्रेनेड फेंकेंगे। ये प्लान किया। बोला ठीक है साहब। ग्रेनेड फेंका, वो स्टैंड बाय गो बोला, ग्रेनेड फेंका, ग्रेनेड फाटा। मैं दीवार पे हाथ रख के ऐसे कूदने ही वाला, तो उसने फायर भी शुरू किया। मैं कूदने ही वाला था, उसने फायर शुरू किया, और वहां से भी फायर आया ऐसे, क्योंकि मैं और यहाँ इतने गैप था दोनों में, और वहां से उल्टा फायर आया। बोले जैसे यहाँ से उसने फायर किया, वहां से उसने फायर किया, और मैं ऐसे हाफ वे में कूदने ही वाला था, क्योंकि उसका फायर होने के बाद ही मैं कूदूंगा ना। उसने फायर किया और मैं कूदने ही वाला था, उसका रिटर्न फायर आया, उसने मारा और ताक करके नीचे गिरा वो सुरजन। मैं बोला सुरजन ये क्या हो गया? और फिर वो भी इधर ही था, वो ऐसे गिरा, उसकी आंखें ऊपर हो गई। पहले फिर लाइट वो था, वो जो लाइट्स थे ना ऐसे दीवार के ऊपर, जो उसने देखा उसकी आंखें से रोल हो गई थी ऊपर। फिर मैंने उसको सीपीआर दिया, है ना, सीपीआर समझते हैं ना, तो कार्डियो पल्मोनरी, हाँ रेस्पिरेशन, माउथ टू माउथ देके उसको सांस दी, उसने ऐसे जोर से सांस ली, और तुरंत उसको फिर बोला सेट पे बुलाया, उसको इवैक्यूएट किया। पर जब मैं उसको मुंह पे सांस दे रहा था ना, उसके मुंह पे खून गिरा। अब वो खून कहाँ से गिरा मेरे को समझ में ना आया, बट देन आई रियलाइज्ड कि जब उस फायर फाइट में मेरे को भी काट के गई थी, और यहाँ से खून निकला था, क्योंकि अपन जब आउटो देते हैं तो जोर लगाते हैं, यहाँ से भी स्पॉट किया, यहाँ से ब्लड स्पॉटेड आउट एंड केम ऑन हिज फेस, मुंह पे गिरा एकदम खून। जब मेरे को पता लगा कि साला मेरे को भी लगी है,
तो बोला यार ये क्या हो गया फिर, बट देन मेरे को कुछ हो नहीं रहा था, बट देन इट वाज दैट डे साला मेरे ये लग कि अभी नाउ आई शुड बी देयर, मतलब ऐसे ना हो के ना कि मैं वीक पड़ जाऊँ ऐसा, वो दैट फियर वाज देयर। बोला कोई नहीं फिर देखेंगे करके वो उसको सुरजन सिंह भंडारी को इवैक्यूएट किया, और एक दुर्गा प्रसाद डिमरी करके मेरा दूसरा बड़ी आ गया। मेरे को हॉस्पिटल वहाँ पे बाहर ना गुजरात के लोग ग्रेट, मैं बता रहा हूँ ना, सिविलियंस ने जो डॉक्टर्स सिविल डॉक्टर्स उन्होंने बाहर ना ऐसे कियोस्क लगा रखे थे, ऐसे ना शॉप जैसे छोटे छोटे से कंपार्टमेंट्स, सर्जिकल ये वो माइनर ओटी भी कर दी थी कि जो आया ऐसा। तो मैं वहाँ गया, फिर मेरा ये उन्होंने ठीक किया और वो उन्हें स्टिपलिंग या क्या ऐसा कुछ किया उन्होंने, और फिर मेरा पेन किलर वगैरह दिया और बोला कि सर आप रेस्ट करिए। बोला कैसे रेस्ट करूँ मैं, और मेरे दिमाग में ऑलरेडी एक हमारे जैसे साहब गए हुए, ये एक दूसरा गया। मैं बोला अब तो कुछ भी हो जाए अब तो छोड़ना नहीं, मैं रहूँ ना रहूँ, अभी वो यार पागलपन आ गया था दिमाग में ना, एकदम वो हो गया था, अब तो छोड़ना नहीं इन लोगों के साथ कुछ भी हो जाए। फिर वो बोला दुर्गा सॉरी गाली आ रही थी, इनको छोड़ना नहीं है अभी सालों को छोड़ा है। बोला वही तरीका, मैं कूद रहा हूँ तुम फायर कर। वो उसने दाम फायर किया, मैं कूदा और फिर मैं फायर करने गया, वो गया, पर तब तक वहाँ से कोई जवाब नहीं आया। हो सकता है वो पहले ही फायर फाइट में खत्म हो गया, खत्म हो गया होगा, वो सुरजन सिंह ने ही मार दिया होगा उसको, है ना। क्या आप भी अपनी पास्ट लाइफ जानना चाहते हैं? क्या आप भी जानना चाहते हैं कि क्या कर्म करके आए थे जिसकी वजह से ऐसी जिंदगी मिली है, अच्छी या बुरी? क्या आप भी अपने फ्यूचर को जानना चाहते हैं? आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रही है, बहुत टाइम से किसी कंपेटिटिव एग्जाम की मेहनत कर रहे हैं बट उसमें सक्सेस नहीं मिल रही है, उसमें आपको जो अचीव करना चाहते हैं वो नहीं मिल रहे हैं। कोई बिजनेस आपने खोला था लेकिन वो बिजनेस वैसे का वैसा ठप हो गया है, शादी नहीं चल रही है, सोलमेट कौन है, कभी आया भी था लाइफ में या आना है? इन सारे सवालों के जवाब आपको आकाशिक रीडिंग में मिलेंगे। यस, मैं बात कर रही हूँ आकाशिक रीडिंग की। आकाशिक रीडिंग में बेसिकली होता क्या है? आकाशिक रीडिंग में आपकी सोल की जर्नी का पता चलता है, आपकी आत्मा क्या कर्म करके आई थी जिसके बेसिस पे आपका फ्यूचर पता चलता है कि आपको क्या करना चाहिए, कौन सा बिजनेस आपके लिए सबसे बेस्ट है, कौन से बिजनेस में आपको तरक्की मिलेगी, आपका सोलमेट कौन है, कैसे पहचाने उसे, वो कैसा दिखता होगा। तो जब भी वो आपकी लाइफ में आए उसे जाने नहीं देना है, उसी से शादी करिए। किसी गलत इंसान से शादी करके जिंदगी भर मत पछताइएगा। अगर आप अपने किसी लव्ड वन से जो इस दुनिया में नहीं है, आप जानना चाहते हैं कि उनकी डेथ क्यों हुई, क्या उनकी कोई इच्छा थी, वो मुक्त हैं भी या नहीं भी, इन सारे सवालों का जवाब आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे पास मिल सकता है। बहुत वास्ट एक्सपीरियंस के साथ मैं बात कर रही हूँ डॉक्टर ममता, जिसने आकाशिक रीडिंग को एक नई पहचान दी है, हर एक इंसान तक पहुंचाया है। तो अगर आपको भी अपना अपॉइंटमेंट चाहिए, आपको भी बुकिंग करनी है, तो आपको नीचे वेबसाइट दिख रही होगी, नंबर्स दिख रहे होंगे, आप कॉल कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं। इसमें बच्चों की भी रीडिंग हो सकती है, बच्चों की भी रीडिंग की जाती है। अगर आपका बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, ऑटिज्म से सर्वाइव कर रहा है या क्यों है ऐसा वो बच्चा, क्या किस्मत, क्या आपने क्या ऐसे दान पुण्य किए थे जिसकी वजह से आप इतने सौभाग्यवती हैं, जो भी आपके सवाल हैं वो उन सब सवालों के जवाब आपको आकाशिक रीडिंग में मिलेंगे। जय माता दी। एक ये जो हमने जब देखी थी ना, मैंने सीरीज देखी तो उसमें एक चीज़ देखी कि जैसे बाहर जैसे होती है ना शॉप्स वगैरह होती हैं, तो अक्षरधाम के बाहर कुछ हैं प्रसाद वगैरह की शॉप्स वगैरह थी, और उसमें एक का बेटा अंदर होस्टेज बन जाता है। तो जो उसका फादर होता है ना, वो दुकान के अंदर बंद हो जाता है, बिकॉज बाहर तो और वो पुलिस आ जाती है, सारी दुकानें बंद कर जाती है, तो दुकान के अंदर रह जाता है। और वो इसलिए भी रहता है ताकि वो अंदर देख सके कि क्या हो रहा है। तो वो देख रहा होता है, तो वो फ़ोन घुमाता है, लैंडलाइन फ़ोन घुमाता है अपने बेटे को, तो उसका बेटा फ़ोन उठा लेता है, तो उसका बेटा उसको बता रहा होता है कि मैं जिंदा हूँ, आप चिंता मत करो, सारे वो बात कर रहा होता है। एंड वो जो होता है ना, वो ध्यान दे लेता है कि ये बात कर रहा है, वो उसे फ़ोन अंदर किसमें, अंदर के लैंडलाइन में फोन कर रहा होता है। अब मुझे याद नहीं है क्योंकि मैंने 2 साल हो गए ये देखे हुए। वो उस वक्त मोबाइल थे, इतने भी सक्रिय नहीं थे, पता नहीं उसमें। और नहीं दूसरा, हमको तो पता होने का कोई मतलब ही नहीं ना, हम तो पहुंचे ही नहीं अंदर। नहीं वो टेररिस्ट को पता चल गया। एंड उसका फादर जो था वो टेररिस्ट को सारा बता रहा था, अभी पुलिस आ गई है, और वो ही बताता है कि अभी ब्लैक कैट कमांडो आ गए हैं। अच्छा, वो टेररिस्ट को बता रहा है, वो टेररिस्ट को बता रहा है। एंड इसलिए टेररिस्ट जो उसमें दिखाते हैं रेडियो सेट पे, इसलिए उसमें दिखाया कि एक जो कमांडो था उसको गोली भी लग जाती है, बिकॉज वो तो अलर्ट हो जाते हैं, उनको तो पता होता है कि ब्लैक कैट आ गई है, एंड वो वहां से चढ़ रहे हैं। उसने वो भी बताया कि वो ऐसे रस्सी डाल के एंड वो ऐसे चढ़ रहे हैं ऊपर, तो वो भी बता दिया। तो वो लोग पहले ही अलर्ट हो गए, उसने ऊपर से जाके शूट किया एंड वो कमांडो हमारा ऐसा है, तो ऐसा हुआ था। ऐसा आई डोंट थिंक,
आई डोंट थिंक, क्योंकि वैसे उनको तो ये तो पता चल गया था कि कोई फौज आई है बाहर लड़ने के लिए, क्योंकि वो मारधाड़ शुरू वो माहौल पता चली जाता है ना। वो गया, फिर उसने अंदर भागा, हॉस्टेजेस अंदर गए, बंद किया। खैर आई विल कम टू दैट, पर आई डोंट थिंक ऐसा कुछ हो सकता मूवी के लिए मैं थोड़ा दिखाते हैं। वो दिखाया होगा, क्योंकि अभी वो लोग तो मरने के लिए आए है ना। वो आए ना आए, वो एनर्जी आ रही है, कोई आए, उनको क्या फर्क पड़ रहा है, उसने नुकसान करना है और मरना भी है खुद। तो इनका तो ऐसा कुछ ध्येय था नहीं, उनका तो प्रोपेगेंडा करने का था, है ना। एनीवे, तो ये किया एंड देन पास जाके देखा तो उसका मुंह पूरा फट गया, तो शायद तभी मार दिया, तो मर गया था। उसके बाद अभी टाइम आया दूसरे का। अब ये दूसरे को कैसे मारे और दूसरे को ढूंढने का पहला क्वेश्चन। पर इट वाज नॉट इतना कोई डिफिकल्ट था नहीं, क्योंकि हमको पता लग गया था कि हॉस्टेजेस है। तो हॉस्टेज जो हमको ऑडिटोरियम में से आवाज़ आ रही थी रोने की, रोने धोने की आवाज़, सारे रखे होते थे, चिल्ला पुकार रही है, वो आवाज़ आ रही थी। तो बोला यही है जगह। कॉर्डन लगाया था मैंने, वो किया था। तो उसको और जो स्नाइपर थे ना, उनको बोला था कि खिड़की पे ध्यान रखना। बाहर एक आउटवर्ड खिड़की थी, जहाँ जहाँ खिड़कियाँ था वहाँ, पर वो खिड़की सील थी। वो तो बाद में पता लगा, पर हम नॉर्मल इसमें बोला खिड़की को कवर कर के रखो। अगर वो क्लियर दिखता है, कौन पहचानो, क्लियर हो सकता है कोई बेचारा सिविलियन हो, पहचानो। अगर डाउट है, 1% भी डाउट है ना, फायर नहीं करना है और एक गोली में ही मरना है उसने, कोई शक मत रखना। क्योंकि तुम्हारे पास तो टेलीस्कोप भी है, सब कुछ है ना, और क्लियर शॉट मिलेगा तभी करना है। ये मैंने स्नाइपर को बता रखा था। वो गए, फिर देन और अभी प्रॉब्लम ये था कि नॉर्मल सर्कमस्टांस में क्या है, तो हम दरवाजा उड़ा देते हैं और फिर अंदर घुसते हैं और देन वी फायर। अब जब रूम इंटरवेंशन करते तो वी जस्ट गो इनसाइड, ऐसा करके कॉर्नर्स में चेक किया हुए, जब तो दरवाजा तोड़ के फिर अंदर जाते हैं। इसमें मैं दरवाजा भी नहीं तोड़ सकते थे, अंदर हॉस्टेज है, अंदर हॉस्टेज है, कोई हॉस्टेज दरवाजे के पास हो तो किसको पता है ना, नुकसान ना हो। और हमारा मैंडेट था एनएसजी का, अगर एनएसजी अंदर गया है तो एक भी सिविलियन कैजुअलिटी नहीं होनी है, नहीं होनी है, कोई शक ही नहीं। ठीक है, हमारे जाने के बाद कोई सिविलियन कैजुअलिटी नहीं होनी चाहिए, ये मैंडेट था। तो ये मैं रिस्क नहीं ले सकता था। अभी क्या अपना सकते हैं, तो मैंने थोड़ा सा साइकोलॉजी पे गेम किया। अब क्या करेंगे, मैंने फायरवेयर सब बंद करा दिया, शांत बिल्कुल, 15-20 मिनट बोला शांत रहो, कोई फायर, कुछ भी आवाज नहीं करना है, कुछ नहीं। और स्नाइपर को बोल रखा था तुमने नजर रखना है, क्लियर हेडशॉट मिलेगा तभी आपने फायर करना, तो नहीं करना। तब तक मैं और जो मेरा दूसरा बडी था, हम लोग ऊपर चढ़े, ऊपर से एब्सेलिंग करके नीचे आए। ठीक है, और जहाँ पे ऑडिटोरियम का दरवाजा था उसके ऊपर ऐसे कॉरिडोर था, ऊपर भी ऐसे वो था, तो दरवाजा नहीं, ये कॉरिडोर था, यदि यहाँ दरवाजा था, इसके ऊपर आए हम लोग, इसके ऊपर आए एंड वी वर हैंगिंग देयर, उसके में लटके रहे। अभी वी डोंट नो ना कितनी देर रुकना, अभी इंतज़ार तो यही करना है। अभी ये मेरा प्लान सक्सेसफुल होगा नहीं होगा ये भी पता नहीं। वेट किया और फिर स्नाइपर का मैसेज आया कि साहब वो एक औरत को बाहर लेके आए, एक लेडी हॉस्टेज को बाहर लेके आए। बोला फायर, बोला नहीं सर क्लियर नहीं है, बोला ओके छोड़ दे। और फिर बोला मेरी पोजीशनिंग, वो ऊपर से मेरे को देख रहा था ना, मैं ऊपर था, मतलब मेरी पोजीशनिंग देख, ठीक है। तो वेट किया, बोला सर लेफ्ट राइट करके मेरे को पोजीशनिंग कर दी। हाँ, मैं उतरूँ, मतलब ये बोला गो करूँ, मैं स्टैंड बाय गो बोलने वाला तो हम दोनों उतरने वाले थे। हाँ, मैंने उसको मेरे बडी को ऊपर पहले ही बता रखा था कि सिंगल शॉट में रखना है, सिंगल शॉट में, मतलब एक ही गोली में, क्योंकि वो पक्का हॉस्टेज को लेके आएगा। अगर हम बस्ट मारेंगे तो उसमें कई गोलियां जाती है, उसमें हो सकता है उसको लग जाए, है ना। और पहले मैं फायर करूँगा, अगर मेरे से फायर में कुछ फॉल्ट हो गया तो अब किस्मत ही खराब हो तो क्या कर सकते हैं, मतलब तो ऊँट पे बैठे हुए आदमी को भी कुत्ता काट लेते हैं।
किस्मत खराब हो तो कितने बोल लो तो किस्मत खराब हो तो कुछ नहीं कर सकते, बोले तू तैयार रहना, तूने फायर करना है। पर लटके रहे, बोला सब वो आया है। और फिर मैं स्टैंड बाय गो करके हम ऐसे धक्का मार के, ऐसे हाथ में डिसेंडर था, उसको दबा के दे से यू गो डाउन, छोड़ने से ही लटक जाते हो, यू हैंग एंड हैंड फ्री होता है। तो दबा के नीचे कर, मैं जस्ट स्टैंड बाय गो बोलने ही वाला था, बोला सब अंदर चला गया वो। मैंने बोला दुर्गा ये अंदर घुस गया, अब ये कब आएगा पता नहीं, पहले ही आधा घंटा लटके रहे हूँ और अभी अंदर आ गया। अभी ये बहुत गंदा टाइम था मेरा, इंतजार करना ना। मैंने उसको बोला दुर्गा सब ठीक है घर में? तो अभी मेरी बातें शुरू हो गई, मैं क्या करूँ, आई हैव टू कीप थिंग्स नॉर्मल, है। सच्ची बता रहा हूँ मैम, मेरे को बहुत डर लग रहा था, कोई मजाक नहीं है। अगर कोई बोलता है ना डर नहीं है तो वो है नहीं फेमस गोरखा है, या तो वो झूठ बोल रहा है या वो गोरखा है। गोरखा माणिक शाह का डायलॉग था, यस, फील्ड मार्शल माणिक शाह का। सच्ची झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मेरे को डर लग रहा था, लेकिन डर के आगे जीत है, ये ध्यान देता है, ये ट्रेनिंग सिखाती है, डर के आगे जीत है। ऊपर पर देन मैं कमांडर था, मेरे चेहरे पे भी दिखना नहीं चाहिए क्योंकि लोग मेरे को देख रहे हैं, मतलब वो मेरे ट्रूप्स मेरे को देख रहे हैं। मैं जिटरी भी नहीं होना है, सोचना भी है। और चलो उस वक्त मेरे दिमाग में आ रहा है वाइफ प्रेग्नेंट है, 1-1.5 साल की बेटी है, तो मेरे को बेटी भी हो गई थी, व्हेन शी वाज प्रेग्नेंट फॉर द सेकंड टाइम। 1.5 साल की बेटी वाइफ है। मैं सोच रहा था मेरे को कुछ हो गया तो क्या होगा, कैसे होगा, ये कैसे पलेंगे बढ़ेंगे, क्या फलाना टिपकाना ये वो। बट देन आई हैव टू ओवरकम दैट एंड देन मैंने दुर्गा को बोला दुर्गा बेटा सब ठीक है ना, देख जो पहले फायर करेगा ना बेटा वो जिएगा, दूसरा मौका नहीं मिलेगा। अगर मैंने पहले फायर किया तो मैं जीऊँगा, अगर उसने फायर किया तो वो जिएगा। तो अगर मतलब यही ध्यान में रखना, इसलिए हमने फायर करना ज़रूरी है और एक्यूरेट फायर करना ज़रूरी है। तो पहले मैं फायर करूँगा, अगर मेरे से भूल चूक होती है तो नहीं मारना है। भूल चूक मतलब या इफ़ आई मिस द टारगेट और मेरे हथियार में रोक पड़ जाती है तो तूने टेक ऑन करना है। पर ये याद रखना, अभी एक्चुअल में वो मौत 5 सेकंड बाद आएगी, 2 मिनट बाद आएगी, 10 मिनट बाद आएगी, 15 मिनट में, आधा घंटे बाद या 1 घंटे बाद आएगी या अगले सेकंड आ जाएगी, कुछ पता नहीं था। मतलब 50-50% चांस था, या तो जीऊंगा या मरूंगा। दैट वाज द स्टेट। और उस टाइम फिर ना साइपर ने बोला ये साहब वो आ गया बोला। मैंने बोला जब भाई चल भाई स्टैंड बाय बोला अभी टाइम वेस्ट नहीं करना। मतलब उसने तुरंत लोकेशन सेट, ऑल सेट को कुतरा खान करके एक गोली यहाँ और ढाप करके वही गिरा तो वो जो दूसरा बंदे को लेकर तो बंदा भी गिर गया। वो शौक में, अब पता नहीं शौक में यार उसने गिरा। फिर मैंने बोला अरे क्या हो गया भाई, उसको ढूंढा, उसको चेक किया तो वो उठा, वो शॉप में गिरा था, काट करके आ। और डिस्टेंस कितना यहाँ से वहाँ तक वो बैठे वहाँ तक इतना ही डिस्टेंस था। और उसमें उसको तो कोई था, उसको क्या था, उसने तो निशाना थोड़ी लगाना है, तो मार देना, दोनों भी गए। उसका हथियार कहता है, उसका हथियार उसने उठा के मारने तक मैं जैसे पहुंचा ना, दबा के सीधा पैर लगा और एकदम उसको छोड़ के खड़ करके मारना ही पड़ा उतनी देर में, समझ रहा है। और बात है ऐसे ऐसे करके फिर मैं और वो जो जुड़ा था उसने अपने आप को निकाला उसमें से और मेरे ऊपर जम मारा, सांप मार दिया। और मैं रोने लग गया एक्चुअली। बाद में मैं ये सोच रहा था अगर मेरा पैर टिकता नहीं तो मैं ऐसे लटका घूमता रहता, आराम से मार देता। बट डेस्टिनी लक। और मेरे को ये दिमाग नहीं, प्रेजेंस ऑफ माइंड, लक तो था ही, शक नहीं है, प्रेजेंस ऑफ माइंड की ये मैंने
मैंने उसको ये भी बोल रहा था, भाई आखिर तक पैर लगने तक तूने दबा के रखना है, क्योंकि उससे पहले क्या हो जाता है इन एक्सुबरेंस में, अगर तुमने खोल दिया तो छोड़ दिया तो एकदम लटके रहोगे। शायद मतलब पैर काट करके ऐसा हुआ और उसी पोजीशन में ऐसे ही मार दिया उसको खत्म हुआ। मतलब ये था, ओह जो ऐसे एकदम रिलैक्स, जो खून एकदम वो होता है ना। फिर सर्च ऑपरेशन हुआ, ढूंढा, फिर क्या क्या बहुत एमनिशन मिला, इंक्रिमिनेटिंग डॉक्यूमेंट्स मिले, बहुत कुछ मिला। फिर डेड बॉडीज को खींच के बाहर लेके गए उनके, जमा किया। तब तक मेरे को यहाँ पर वो शुरू हो गया था, इंटरनल ब्लीडिंग, फिर लटका भी था ये, वो काफ़ी स्टिचेस भी खुल गए थे थोड़े, सब मेरे को हॉस्पिटल लेके, वहाँ से फिर दिल्ली डिवैकेट कर। उसके लिए आपको सेना मेडल? हाँ, उसके लिए सेना मेडल मिला। हमको एक अशोक चक्र मिला, वो DCO साहब के लिए। सुरजन को मिला कीर्ति चक्र। फिर हम दोनों को सेना मेडल मिला। It was great, मतलब दिस इज हाउ इट हैपेंड। एंड अभी भी मैं सोचता हूँ, अभी मैं बता रहा था मेरे गूज़बम्स आ रहे हैं मुझे सुनते हुए आ रहे थे। आई कैन रिलेट, लाइक आई कुड जस्ट, ये ना ऐसा आँख लाल हो गई, सब कुछ वापस याद आ रहा था जैसे ना। तो ये अभी जस्ट इसी सितंबर को हम कितने 22 साल कंप्लीट किया इसके। बट वो आता होगा आपको। और जब ये मुंबई हुआ तो आपको फिर से वो सब याद नहीं आया? मुंबई हुआ तो तब मैं कहाँ था, नहीं आई वाज इन यूनिट में तब। बट फिर भी आपको याद आया होगा अपना वो? याद, ऑब्वियसली याद आया। और वो एनर्जी को वैसे लेट रिक्विजिशन किया, नहीं तो मुंबई का भी टाइम से हो जाता। हाँ जी। पर वो अभी कोई बोलता है कि आई शुड नॉट कमेंट ऐसे, बट यस थोड़ा सा और जल्दी बुला लेते, मेरे से पहले बुला लेते तो थोड़ा सा मामला ठीक हो जाता। जैसे जो उन्नीकृष्णन, मेजर उन्नीकृष्णन आप एक यूनिट में बाद में आए थे? 51 में थे, 51 में थे। और वो पीरियड काफी बेकार था, 2005 काफी। अभी फर्क पड़ गया है? अभी काफी आफ्टर द, मतलब उस वक्त नहीं ऐसा होता है ना, आई एम टोटली अपोलिटिकल, मेरे को पॉलिटिक्स से ऐसा कोई लेना देना नहीं, लेकिन वो एक ऐसा पीरियड आता है कि ना उस टाइम पे बहुत हो जाते हैं, सब कुछ होता है। 99 में कारगिल हो गया, वो 89-90 से तो कश्मीर में शुरू हो गया है ना। 86 में तो एज अ किड में जम्मू के JNK के वाला घूम के आया फर्स्ट क्लास, कश्मीर श्रीनगर पेरेंट्स के साथ। ऐसा कुछ भी नहीं था, 89-90 से शुरू हो गया। क्या हुआ था उस टाइम पे ऐसा पॉलिटिक्स में? पता नहीं किसमें पॉलिटिक्स इलेक्शंस होते हैं तब कुछ ऐसा होता है? नहीं, वो 89 से तो वो शुरू हो गया था ना। मिलिट्री पाकिस्तान ने तो इसको करना शुरू कर दिया था। फिर वो वहाँ से फिर मतलब काफी अफगान वो लोग भी आने लग गए थे, है ना। 89-90 में तो शुरू हो गया था वहाँ पर वहाँ पर JNK में। पहले FT होते थे, FT मतलब फॉरेन टेरर, वो होते थे। फिर धीरे करते उनको मारना शुरू किया। बट एज कम्पेयर टू दैट टाइम आज भी उसमें कितना फर्क है? कम तो हुआ है, कम ऑब्वियसली हुआ है, लेकिन आ भी बहुत रहे, मतलब आ रहे हैं मार रहे हैं, आ रहे हैं मर रहे हैं, एंड नहीं हो रहा है। हाँ, एंड नहीं हो रहा है। और एंड कैसे हो सकता है? एंड पॉलिटिकल विल और मिलिट्री कैंपेन। देखो सोर्स को खत्म करना जरूरी है। सोर्स तो सामने ही है ना, मैं तो सामने दिखते हैं, मतलब जहाँ अभी बोल नहीं सकती ऑन कैमरा, नहीं सकते हम, मैं समझ गया, बट वो तो सामने ही है, हम सामने पता है, सामने ही है। यस, अक्रॉस द रिवर। यस, बिल्कुल सामने है, दिखते हैं ये कर रहे हैं तो दिखते हैं। तो मेरा तो क्वेश्चन होता है कि कर खत्म क्यों नहीं कर रहे? अगेन यू कैन नॉट ऐसे थोड़ा सा वही या देखो पॉलिटिकल विल भी है, बट देयर आर सो मेनी थिंग्स ना वी हैव टू टेक केयर ऑफ ना ऑफ। देखो तो ये है, नहीं तो क्या है, POK में है, वो अपना ही इलाका है, वो
तो थैंक यू सो मच कर्नल जोशी, थैंक यू सो मच माय प्लेजर, माय प्लेजर, माय प्लेजर। आप लोगों को कैसा लगा ये पॉडकास्ट ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। जिन्होंने भी ये पॉडकास्ट देखा है, मैं प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आप लोगों का प्यार ही मुझे मोटिवेट करता है और आगे काम करने के लिए। थैंक यू सो मच।